पार्टी के संगठन के चुनाव बाकायदा रियल संगठन के चुनाव होते थे। ठीक है। छपरौली अद्भुत कॉन्स्टिट्यूएंसी है बिल्कुल बिल्कुल। और बिकॉज ऑफ चौधरी साहब, मेरा कुछ नहीं, चुनाव तो वहाँ मैं नहीं लड़ा, चुनाव तो सब चौधरी साहब ही लड़ते थे, उन्हीं का नाम लड़ता था। छपरौली के लिए चौधरी साहब इतने खास क्यों थे? चौधरी साहब तो छपरौली के मूल निवासी थे भी नहीं। मुझे छपरौली जैसा क्षेत्र नहीं मिलेगा, पब्लिक में कही थी बात, और साथ ही उसमें सेंटेंस पूरा नहीं हुआ था, कॉमा ही था उसमें, और देखो तुम्हें ऐसा लीडर भी नहीं मिलेगा। हमारी पार्टी को तो चौधरी चरण सिंह ने खत्म कर दिया, तो सीपीआई है यहाँ चल ही नहीं सकती, हमारी सारी पॉलिसी तो इन्होंने ले ली, उससे भी आगे चले गए। और चौधरी साहब गुस्से में आके बोले मेरे सर पे बोल दो। किसान हितों की जितनी बात भविष्य की भी 100 साल की, वो चौधरी साहब के दिमाग में थी। ये अंदर की बात है, चौधरी साहब ने कहा था इस्तीफा दे दो, ये मेरा डिसीजन है, इनको वापस नहीं लूंगा, इन्हें लूट के धर दिया। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई जो खत्ता ने भाई जो केसरी का वही सही, और बिल के फैसला मेरे खिलाफ जाएगा, क्योंकि उनको उसको पता है कि मैं इसका चेयरमैन हूँ। और मोरारजी देसाई के हाथ में अच्छा, उसने कहा वो प्राइम मिनिस्टर के स्थान पे थे, चौधरी साहब वही रहते थे। जी, तो अंकल एक बार अपना परिचय दे दीजिए, और एक चौधरी साहब से आपकी कैसी करीबी रही है, एक बार उसका अगर आप बता सकें। मेरा सौभाग्य है कि चौधरी साहब के संपर्क में मैं आ गया जी। और बहुत छोटी उम्र में आ गया, क्योंकि चौधरी साहब ने छपरौली को रिप्रेजेंट किया विधानसभा में, बल्कि विधानसभा भी से पहले जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें, विधानसभा में, लोकसभा में, फॉर 50 ईयर्स, 1937 से और 1900 कहना चाहिए 87 he left his body in 1987। 50 ईयर्स उन्होंने रिप्रेजेंट किया। और मेरा गांव किरठल वो बड़े गांव में से है, छपरौली का नहीं बल्कि बागपत ज़िले के, बागपत के नहीं, पुराने मेरठ के भी बड़े गांव में से एक गांव है, आबादी के लिहाज से भी, और बड़ा सांस्कृतिक गांव है जी। तो वहाँ वो आते थे और कई गांव के लोग इकट्ठे, उनका जो जलसा होता था बहुत शानदार जलसा होता था। उन दिनों समझ में तो उनके भाषण आते नहीं थे, छोटी खेती बड़ी खेती, ये करो वो करो, और वो आमतौर से राजनीति के अलावा 75% जो बोलते थे वो गांव की प्रॉब्लम्स के बारे में। किसान के 4 बेटे, 3 को बाहर भेजो, 1 रहेगा खेती में, कैसे बैठे कैसे उठे, शिष्टाचार की बातें, और एक प्रकार से जो कि बहुत ही उच्च कोटि के आर्यसमाजी थे, मेरे सिद्धांत के सिद्धांत तो उनकी रग रग में समाये हुए थे। तो महापुरुष थे, आदर्श व्यक्ति थे, लोगों को इंस्पायर करते थे। मेरे गांव में तो मैंने बचपन में देखा कई दफ़ा औरतें गीत गाती हुई आती थी अपनी, उसमें क्या नाम, बुग्गी भैंसा बुग्गी मारी, बेचारा चरण सिंह पे गीत बना रखे थे बचपन की बात थी, और 3 घंटे से कम नहीं बोलते थे। अच्छा, अगर एक बार में स्पीच दे रहे हैं तो 3 घंटे? 3 घंटे। जब एक आते भी तो ऐसे साल में 2 साल में आते थे, कभी गाँव में तो कोई रोज थोड़ा कहाँ टाइम मिलता था। बिल्कुल। चुनाव के दिनों में 1 गाड़ी होती थी उनकी। और जो मैंने उनके साथ देखे आदमी, एक तो चौधरी यादराम थे, बहुत सीनियर एडवोकेट थे, उनसे आयु में भी बड़े थे यहाँ जी, मेरठ के। वो मेरा भी उनसे परिचय हो गया था अंतिम दिनों में। वो क्रिमिनल साइड के अपने टाइप के यहाँ मेरठ के टॉप के लॉयर्स में थे, उनसे उनकी मित्रता थी। एक जो उनकी बहुत गाढ़ी मित्रता राजनीति में अगर किसी व्यक्ति से रही है तो वो थे विष्णु शरण दुबलिश। विष्णु शरण दुबलिश जो मंडले में, जिनको काला पानी की भी सजा हुई थी, ठीक है, 12 साल रहे थे या 17 साल, और बड़े कष्ट झेले थे, अविवाहित थे वो यहाँ के थे, इसके मवानी के रहने वाले। मवानी के, जी। तो उनका दोनों का पता नहीं क्या बात है, मुझे नहीं लगता, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ राजनीति में जो घनिष्ठता चौधरी साहब की मैंने उनसे देखी सारी लाइफ। दुबली जी के पास हम भी जाते थे, उनके बैठते थे चरणों में, उनकी बात नहीं गिराते थे, बहुत स्नेह भी था, सम्मान एक दूसरे का बहुत था। अब चलिए वो तो लंबी कहानी है, कोई दिक्कत तो वहाँ उनके भाषण सुनते थे। जी जी। और मेरे पिताजी किसान थे जी, लेकिन अच्छे बड़े किसान थे जरा गांव के। ठीक है। तो वहाँ वो लोगों का हुक्का पानी जिससे कहते नहीं, घर में कुछ घर होते हैं गांव के, आप रहने वाले तो आप जानते हैं। हमारा घर जो है वो हमारे पिताजी के टाइम में भी पब्लिक का ही घर था, बहुत लोगों का आना जाना, हुक्का पी रहे लोग, बैठे लोग। तो एक बार नहीं बल्कि 2 बार चौधरी चरण सिंह को उनके चुनाव में
ये चुनाव मेरे ख्याल में ये चुनाव एक 46 में हुआ था जी 37 के बाद में, जी बीच में तो चुनाव नहीं हुए, तो फिर 47 का वो 47 में तो देश आज़ाद हुआ, तो फिर 52 में ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है। जी ये तो 50 में लागू हो गया हमारा संविधान, तो अब ये 52 का पहला चुनाव था। तो उससे पहले की बात कह रहा हूँ मैं, देश आज़ादी से पहले की बात, तब भी मैंने आचार्य साहब को सुना है जी। और एक तब उनके किस्से कहानी बहुत थे। उनका 1940 में बहुत रेवोल्यूशनरी थे चौधरी साहब। उनका उस वक्त मेरे ख्याल में तो कोई इनाम रखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट करने का, तो अच्छा चौधरी साहब पे? हाँ अच्छा इनाम रखा था और वो छुपे फिरे। फिर हमारे चौहानों के 5 गांव है वहाँ का, रमाला, तिरठल, मेरा गांव सदर तिरठल, रमाला, लूम, तुगाना और एक मूले जाटों का गांव है असारा। असारा, ठीक है। ये मुजफ्फरनगर से मिले हुए हैं सारे। हाँ जी। मेरा गांव से नाले की सीम मिला है, ठीक है। और उधर ये पास ही असारा से मुजफ्फरनगर मिलता है जी। बिराल गांव है इधर से, और सब लूम से भी मुजफ्फरनगर और तुगाने से भी जी। तो तुगाने की एक आज भी धर्मशाला है वहाँ जी। कई बार तो बल्कि एकदम जयंत गए हुए तो उनके चुनाव में कह रहे थे कि भाई चौधरी साहब के बारे में बताओ। उसमें वहाँ उनका अरेस्ट, जानबूझ के अरेस्ट दिया था उन्होंने वहाँ। अच्छा, उस धर्मशाला में? वो है धर्मशाला नहीं कहते, धर्मशाला नहीं कहते उसको, कह दीजिए वो होती है ना चौपाल सॉरी, ठीक कर लीजिएगा, बहुत सारी चीजें शब्द नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो उस चौपाल में उनका अरेस्ट हुआ था और उसकी चर्चा खूब गांव में, मिले हुए गांव है चौधरी साहब के बारे में। तो 1940 में करीब 1 साल जेल रहे, फिर 1942 में जेल गए, बरेली जेल गए थे। बल्कि बरेली जेल में उन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी है, छपी तो बहुत बाद में, वो पढ़ने लायक किताब है, शिष्टाचार, इट इज़ वर्थ रीडिंग। वो किताब ऐसी, बल्कि मैं तो कई बार कहता हूँ कि ये इकोनॉमिक पॉलिसीज, उनकी पॉलिटिक्स, उनके चरित्र के बारे में लोग धुंधले हो जाएंगे, लेकिन शिष्टाचार को अगर लोग पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा नहीं जिएगी किताब। वो कालजयी किताब है उनकी, बिल्कुल। मनु महाराज से लेकर के वेद में, उपनिषदों में कहाँ हमारा कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे उठे, माँ बाप से क्या रिश्ता हो, कोई अतिथि, हर चीज़ों की आपने पढ़ी होगी ब्यूटीफुल बुक इट इज। तो तब से तो, लेकिन वो जानना नहीं हुआ, तो मेरा बच्चा था, सुनता था मैं, लेकिन जो एक तरह से ऐसी जान जिससे कि वो शक्ल से जान गए मुझे। हालांकि जब हमारे घर आए तो कुछ चीज़ें मुझे भी देने के लिए भेजा था उन्हें, और उनका भोजन भी उस वक्त मुझे याद है, उनके लिए ख़ास तौर से सुबह नाश्ते में गाय का तो दूध था, किशमिश थी, बादाम थे, एक आध चीज़ कोई घर की बनी हुई थी, तो वो उनको सादा एकदम, बिल्कुल बहुत सादा। उनका तो भोजन तो बहुत ही सादा था उनका। तो मिठाई में उनको ये जो बंगाली रसगुल्ला होता है चीनी का, ये पसंद था, और ऊपर से बहुत रौबीले थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग जो है उनसे मिलते हुए भी लोगों में देखा कि हिचकिचाहट होती थी। चौधरी साहब का व्यक्तित्व, शक्ल भी उनकी, मतलब ये खूबसूरत बहुत थे, गोरे भी थे, और वो बात तो अजीत सिंह में है, जयंत में थोड़ी झलक है उसकी, लेकिन वो बात नहीं है। लेकिन बहुत सरल और बहुत ही कोमल हृदय के आदमी थे, बहुत मीठे थे जी, आर्य समाजी थे। तो आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई चौधरी साहब से? बता रहा हूँ, सवाल पूछोगे तो मैं बता रहा हूँ, वो 4-6 घंटे में चला, मैं सुबह तक बात कर सकता हूँ उनके बारे में, जो कि बचपन से लगा करके उनके एंड तक। ये दिन उनकी डेथ हुई, उस दिन भी मैं दिल्ली से प्रज्ञान पे था, JNU था। अच्छा। तभी तुरंत इसी ने मुझे आके बताया कि सर साहब, और दिन में ही हम होके गए थे, वो लौट ही आए थे अमेरिका से। जी। तो वो हालत तो ख़राब थी, वो तो कोमा में, तो बीच में तो एक आध सेंटेंस कोई पताते हैं बोले, लेकिन मुझे नहीं लगता वो बोले होंगे। वो तो उनके बीमार पड़ने से 10 दिन पहले मैं प्रज्ञान ही गए थे उनके पास। मेरा बेटा डॉक्टर प्रज्ञान चौधरी लिखता है वैसे, तो तब मैं अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेके गया था, और कहने के नरेंद्र सिंह मैं तो नहीं आ पाऊँगा, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। और उन्हें बधाई पत्र लिखे, मैंने कहा जी आपका आशीर्वाद चाहिए, आप वहाँ होते तो बहुत अच्छा था। तो फिर एक चिट्ठी अपनी विंडसर पैलेस में ऑफिस था, वहाँ बैठते थे, वहाँ से लिखी, एक वहाँ से, उसकी लैंग्वेज दोनों की अलग है, दोनों के टाइपराइटर अलग है, जो टाइप है। तो मैं पहली बार जब उनसे मिला, ये बात तो सब थी। 1952 का चुनाव भी मुझे उनका याद है, मेरी वोट नहीं थी। अच्छा।
उन दिनों तो 25 साल थी। 25 साल थी जी। हाँ, तो मेरी वोट नहीं थी। लेकिन मैं वो सारा चुनाव गांव में जो देखा, और गांव उसमें छोड़ो, उसमें बातों में और चीज़ों में उलझ जाएंगे, चौधरी साहब की चर्चा नहीं रहेगी। वो चुनाव के भी कई घटनाएं हैं उन दिनों की, बड़ी इंटरेस्टिंग घटनाएं हैं उस चुनाव की भी। हमारे गांव के उसमें दलित एक खड़ा हो गया था मेरे ही गांव का, ठीक है, और वो प्रीतम सिंह नाम था, सरदार हो गया था प्रीतम सिंह। मैंने बताया किठल बड़ा गांव है, और वहाँ कम से कम 2-3 हज़ार वोट दलितों की भी होंगी जी। बड़े बड़े मोहल्ले दो। जी। तो 4:30 बजे सर्दियों में चुनाव था, उस लाइन लगा कर खड़े हो गए सब सारे चुनाव। तो अब ये जाट लोग निकले, अरे क्या हो रहा था सर भाई, हाँ, और काफ़ी ठंड हो रही थी जी। तो 5-7 लड़कों ने उसको दे लट सब भगा दिए। अच्छा। भाग दिए। आपको बता रहा था कि मैं इलाहाबाद पढ़ता था 1952 में, और ये 1952 का दिसंबर होगा या ये 1953 का जनवरी होगा, ठीक है, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है जी। हम 3 विद्यार्थी थे, 2 और मेरे साथी थे मेरी क्लास में थे, वो भी बीए के प्रथम ईयर के छात्र थे। तो केदार सिंह आर्य थे, आपके यहाँ बल्कि एसडीएम रहे हैं वो मुजफ्फरनगर में। केदार सिंह आर्य डेथ होगी बेचारों की, घर भी उनका मुजफ्फरनगर में ही है। एक अजब सिंह जी थे कासमपुर खेड़ी के। हम तीनों जो है उनका अधिवेशन चल रहा, पॉलिटिक्स में थोड़ी दिलचस्पी थी, ठीक है। तो हम तीनों ट्रेन में बैठ के यहाँ लखनऊ आ गए इलाहाबाद से। तो इस वक्त कौन सी उम्र के थे आप, क्या उम्र रहेगी? ये उम्र मेरी, अब आप समझ लीजिएगा कि 32 से, और ये 52 हो गया, 20 साल की, ठीक है, की हो गई जी। तो वहाँ सब सवेरा ही अपना नहा धो करके हम, उनमें से उनकी केदार सिंह की कोई रिश्तेदारी थी, एक फार्म पर मैनेजर थे जी। तो उनके पास गाड़ी भी थी, तो हमने नाश्ता वाश्ता किया और फिर गाड़ी से चौधरी साहब की कोठी में छोड़ गया मैं वो, ठीक है। तो अपनी रहे, हमारे मेरठ के थे वो अधिकारी थे। और चौधरी साहब की कोठी कौन से वाली? चौधरी साहब की कोठी की बता रहा हूँ। चौधरी साहब की कोठी तो माल एवेन्यू में, धर्म सिंह स्पीकर उसमें रहे थे पहले, मिनिस्टर भी धर्म सिंह का एक हमारे शेड्यूल्ड कास्ट से स्पीकर थे उन दिनों तो वो जी। तो उनकी कोठी वही विधानसभा से होगी हार्डली 500 मीटर, ठीक है। उसके बाद तो 8 माल एवेन्यू भी कोठी में भी रहे चौधरी साहब जब कैबिनेट मिनिस्टर थे। वो तो कई कोठियों में, मैं तो सब जगह कभी कोठियों में जाने का मौका मिला है। तो वहाँ हम तीनों गए, और ठंड होती, सर्दी मैंने बताया ना, दिसंबर का महीना था, जनवरी का सब। तो वहाँ हम तीनों गए, तो कई भाई वहाँ आग जला के सेक रहे थे, उनके आंगन में जला रखी थी, ठीक है। उनके चौधरी साहब से मिलना आया, मैं उससे कहा चले वो तुम्हारे विधानसभा जा रहे, 9:30 बजे होंगे जी। एक छोटी सी गाड़ी भी खड़ी थी, पुरानी सी गाड़ी खड़ी थी। तो चौधरी साहब निकले बाहर, प्रणाम किया उनको। तो ये आपकी पहली मुलाकात है? मुलाकात, जिस मुलाकात को जान गए, मुलाकात तो हम तो जाते रहे, तो हमें नहीं जानते थे, तो कोई जहाँ वो जहाँ भी आए, वो मेरठ में सर्किट हाउस कभी ऐसा हुआ ही नहीं हम ना गए हों। लेकिन कोई जरूरी थोड़ा है वो सबको नाम से भी जाने, पहचान से भी बहुत लोग मिलते थे चौधरी साहब से, तो लेकिन वो पहचान, उससे पहचान हो गई थी पहली मुलाकात से ही है, ठीक है। और वो कैसे हुई उसका भी कारण बना, बताइए। तो फिर वो तो उनका जी, हमें तो विधानसभा सेशन चल रहा, तभी वो कैबिनेट मिनिस्टर हुए। तो उससे पहले, हाँ, उससे पहले वो थे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जी। उसके भी रहे थे, मुख्यमंत्री पंथी जी के भी थे, एक आध मिनिस्टर के और के भी रहे थे जी। तो वो पैदल ही चलती गाड़ी मेरी, उन्होंने पैदल ही चलती है विधानसभा की, पैदल ही चल दी है जी। हम भी पीछे चल दिए उनके, और उनके 2 एक और दली, वो पहले उसको कुल्ला उल्ला बांध के वही जैसे होते थे ऑर्डर ली वो भी साथ थे, 2-3 आदमी वो भी साथ थे। तो अब मुझे, मैं टॉकेटिव था बचपन में भी थोड़ा, ठीक है। तो मैं थोड़ा नज़दीक से लगा उनके, एक कदम पीछे। तो मेरे जेब में हाथ थे, 2 ठंड होती थी ना, ठीक है। थोड़ा के आए थे, चल कर आए भी थे थर्ड क्लास में, थर्ड क्लास थी उन दिनों, हम कौन से वो थे कि भाई एसी चला, एसी तो थी भी नहीं, सही बात करते। तो मेरे तरफ को
जबकि वहाँ पूछ लिया था उन्होंने, तो कहने लगे किस क्लास में पढ़ते हो? मैंने कहा जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BA में पढ़ता हूँ। कहने लगे कि वो एटिकेट पढ़ाया जाता है? और मैं सहमा मुझे तो कुछ मतलब ये है, लेकिन वो उसमें कोई गुस्सा नहीं था। तो एकदम, लेकिन मेरे हाथ निकल गए बाहर। तो वहाँ में मुझे सच पूछो तो एटिकेट के एक्चुअली मेरठ कॉलेज से आधे इंटर करके गया था, लेकिन एटिकेट ऐसा वर्ड है कि बहुत यूज नहीं होता जी। तो मैं नहीं जानता था, और आप जानते हैं मेरठ की भाषा तो। हाँ। तो कहने लगे देखो, मैं कुछ बोल नहीं पाया तब तक, मैं तो चुप सहम गया। तो कहने लगे कि देखो, अपने से बड़ी आयु के आदमी के साथ में अगर तुम बात करते हो हाथ के जेब में हाथ डाल करके, तो ये अशिष्टता है जी। तो उनका ये मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो फिर एक आध बात को बीच में की, और मैंने देखा कि वहाँ उनका जो रौब था, गजब का रौब था विधानसभा में, जब कभी भी मैंने देखा। पीछे विधानसभा के 9 गेट है। मैं तो बहुत लंबे टाइम पहले रहा, 2 गेट पीछे है, तो पहले गेट से अंदर गए वो। अब वो हाँ, गेट पर तो आदमी, जब विधानसभा चलती है तो वो रहते हैं ना लोग, पास भी देखते हैं, वैसे लोग जाने नहीं देते, जाने नहीं देते, पास से जाते हैं लोग। तो एकदम पूरा का वो दरवाज़ा आधा खोल कर, तो सारा पूरा दरवाज़ा खोल दिया, और वहाँ तक जितने भी आदमी बीच में आए, चाहे कोई सेक्रेटरी, वो आने का सिलसिला था लोगों का ऑफिस में, चाहे ऑफिस के जितने भी बड़े ऑफिसर हो, फाइल वाले हो, MLAs हो, MLCs हो, एकदम साइड में झुकते चले गए। मैं देखा उनका सम्मान मैंने देखा ऊपर, बल्कि फिर ऊपर जाकर के तो बिल्कुल कमाल ही हो गया। जिस लिफ्ट से ऊपर गए उसके बराबर में गैलरी थी, साइड में उनका रूम था, काफ़ी बड़ा रूम था। उसको विधानसभा से मिला, बीच में इतनी सी गैलरी, वो मेरे ख्याल में 5 फीट की होगी, 6 की तो है नहीं, ठीक है, चारों तरफ विधानसभा के भवन में जो है। तो वहाँ भी यही दृश्य मैंने देखा। अंदर गया वो तो 5 मिनट तो पासवान के हमारे आगे, वो देखा उस वक्त में गोविंद बल्लभ पंत उनका सिर यहाँ से हिला रहता था। वो 8-9 मिनिस्टर थे कुल, ये समझो तो देहात के तो चौधरी साहब ही थे, और सब कुलीन वर्ग के लोग थे। टाइम ऐसा था, सब उच्च वर्ग के लोग थे। तो उस अधिवेशन देखा हमने, और देखिए वो टाइम ऐसा था, पुरुषोत्तम दास टंडन वो थे स्पीकर, अध्यक्ष थे। वो भी टाइम बहुत गजब का टाइम था। पंत जी भी, ये 52 की बात है, ये 55 में पंत जी भी यहाँ के दिल्ली बुला लिया था इनको, होम मिनिस्टर हो गए थे नेहरू जी ने। वो पहली मुलाकात थी। लेकिन उसके बाद जहाँ भी रहे, लखनऊ में भी, मेरठ में जब आए यहाँ भी, तो जान गए थे चौधरी साहब, अच्छे तरीके से जान गए थे। और फिर ज़्यादा उनको थोड़ा, मैं तो यही कहूँगा, मुझसे थोड़ा स्नेह उनको हो गया होगा, लगता था उनकी बातों से ऐसा। यहाँ जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने 67 में, और वो गवर्नमेंट 8-10 महीने बाद गिर गई जी। और उसके बाद में फिर कांग्रेस आई, लेकिन वो चली नहीं। CP गुप्ता की सरकार वो करके फिर चौधरी साहब को इंदिरा जी ने बनाया। दूसरी गवर्नमेंट, दूसरी बार जो मुख्यमंत्री बने वो कांग्रेस के समर्थन से बने हैं चौधरी साहब। पहले में तो 8-9 पार्टियां थी, रामनारायण जी भी थे, समाजवादी पार्टी के भी 14-15 थे, और वो उस वक्त ये जनसंघ होता था, भाजपा तो बहुत बाद में बनी है। तो ये सब लोग थे। इन्होंने खुद इस्तीफा दिया था उसमें भी, सब जानते हैं वो, तो उसकी बात है। तो जब उसमें दूसरी बार सरकार बनी तो इंदिरा गांधी से, और वो तब इनकी BKD बनी थी, पहले तो SVD थी वो, फिर BKD बनी। तो BKD में के लोगों पर इतनी ज़्यादती उन्होंने की कांग्रेस सरकार ने, ठीक है। इंदिरा जी से खटपट होगी, जब चौधरी साहब से कहा कि आप वीवी गिरी को वोट दीजिएगा, तो वीवी गिरी को वोट नहीं देंगे जी। और उसका भी इन्होंने विरोध किया था, क्या नाम, कि ये जो पर्स का जो मामला आया था, उसमें मैं बयान दिए थे कि भाई हमें ये कमिटमेंट था सरदार पटेल का, तो इसको नहीं ब्रीच करना चाहिए था, ये जबान ये ठीक नहीं किया। तो
अब वो उन्होंने वोट भी अपना संजीव हार गए थे, गिरी जीत गए थे, वो तो अलग बात है। लेकिन ज़्यादती इतनी की कि बड़ौत में, बिनौली में और मेरे छपरौली गाँव में, मैं छपरौली में का तो रहने वाले, मेरे बराबर का लूम गाँव है, वहाँ इतने मुकदमे कायम हो गए। हालांकि की तो हमारे लोगों ने भी थोड़ी ज़्यादती की है, उनमें भी कुछ ऐसा तत्व था जो गड़बड़ करता था, लेकिन ऐसी बात नहीं थी उनकी। 30-30, 40-40 लोगों पर कई 2-2-3 मुकदमे। CB गुप्ता आया, उसमें 32 आदमी मुलजिम हो गए। बिनौली में किसी ने ढेला वेला फेंक दिया जी। और बड़ौत में इंदिरा गांधी आई थी, वहाँ भी लोगों ने कुछ बदतमीजी कर दी उनके। अच्छा, इंदिरा गांधी के साथ? हाँ, उसमें सब दूर से कुछ कुछ फेंका उसने, मतलब असम्मानजनक बात की। तो केसेज इतने हो गए। अब जब केसेज हो गए, लोग यहाँ गिरफ्तार होकर आने लगे। बिल्कुल। और मैं यहाँ एडवोकेट हो गया था, मैंने वकालत शुरू कर दी यहाँ 62 में। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा, चूँकि मेरे आसपास के गांव के लोग ज़्यादा थे भी, वो ये गांव हमारे बड़े अच्छे मजबूत गांव है, वोट वाट करने में भी साहब पर तो फिदा थे सारे गांव। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने उनका भाई ये कहाँ जाएंगे बेचारे, इनकी बेल कराना। तो हमने फ्री बेल, मैंने कहा 2-3 वकील मैंने और बुला ली, मैंने कहा भाई मिलकर इनकी बेल फ्री कराया। तो उनके केसेस कुछ थोड़े बहुत चले जी। तो तब भी लोगों के उसमें पेश तारीख दे, उसमें 5 रुपये दो, उसमें ये दो। तो कचहरी में मैं तो वकील हो जाऊँ, बहुत सारे खर्चे हैं। और पुलिस केस में बेल अगर देता भी है तो वो तो एक पुलिस का आदमी बैठता है, वो बना के भेजता है वारंट, वहाँ उसको जेल को भेजता है, अपना ऑर्डर का, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर, वो सारे उसमें सब में पेमेंट है मेरे। फिर जितने भी कंसर्न मजिस्ट्रेट जिनके यहाँ केसेस थे, और जुडिशरी में भी, ऊपर हर जुडिशरी में, सेशंस कोर्ट में भी पर्सनली मिला, उन सबसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी हम फ्री वकालत कर रहे हैं, ये सब पॉलिटिकल केसेस हैं और ये गरीब लोग हैं, ये कहाँ से देंगे, इनकी इतना खर्च है आपके, इन पर कम से कम इनके खर्चे से आप हमें बचाओ। सबने कॉपरेट किया। अच्छा। इतने अच्छे लोग थे जुडिशरी के, एवरीबडी कॉपरेटेड। और वो केसेस जो हुए उनसे चौधरी साहब चिंतित हो गए। जब मेरा टाइम है, कौन कर रहा है इसको, बोला जो नरेंद्र सिंह कर रहे हैं। तो मुझे बुला में पूछे क्या हो रहा, कोई जेल में तो नहीं है, किसी कोई सजा तो नहीं होगी किसी की। मैंने कहा नहीं, हम सब लोग पैरवी कर रहे हैं, और मैंने कहा आप यकीन रखिए, ईश्वर ने चाहा तो हम कुछ होने नहीं देंगे। हमारी टीम बन गई बड़ी अच्छी। अच्छा, चौधरी साहब चिंतित थे इस केस से? बहुत चिंतित। चौधरी साहब अपने लोगों के बारे में, उनके कष्ट के बारे में, यही तो मानवीयता तो था उनके अंदर। वो पॉलिटिशियन में है ही नहीं, वो तो उनका हृदय बहुत कोमल हृदय था। और परिणाम ये हुआ कि जब ये सारा ये इमरजेंसी लग गई और सब आया, तो मुझे तो बिना मांगे टिकट मिला है। दूसरी बार बिना मांगे उन्होंने टिकट दिया। जी, उसकी भी थोड़ी सी आप बताओ, थोड़ा सा समझाओ कैसे हुआ वो सब। बस मैं तो यही कहूँगा कि मैंने टिकट मांगा नहीं था जी, छपरौली से। ठीक है। और मेरे टिकट और लोगों ने मांग लिया। हमारे यहाँ के एक आदमी बस भर के चले गए, चौहान ही थे उसमें। ठीक है। और वो उन्होंने एक व्यक्ति का पहलवान था हमारा, अनपढ़ था वैसे, चल गया, चौधरी साहब आपके इतने चुनाव हुई है। चौधरी साहब 8 बार MLA रहे हैं। जी जी। मतलब पहली जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसके 2 बार, और फिर बाद में जो उनका लास्ट चुनाव जो था, ये 74 वाला था जी। उसके बाद तो 77 में तो वो हो गए। तो उसमें तो जब आपको टिकट मिला तो वे राष्ट्रीय राजनीति में जा चुके थे? कौन? चौधरी साहब? नहीं, छपरौली का जब आपको मिला? नहीं, छपरौली का टिकट जब मुझे मिला, बिल्कुल राष्ट्रीय राजनीति में जा चुके थे। और इंदिरा, सच पूछो तो नॉर्थ इंडिया में जितनी सरकारें बनी थी, सब में चौधरी साहब का हाथ था। बिल्कुल। ये तो सारे, ये इस पर तो रिसर्च होनी चाहिए। नाम तो जयप्रकाश नारायण का औरों का हो गया, ये सारा रेवोल्यूशन जो खड़ा किया इनके खिलाफ। और ये यही की बात नहीं, आपका यूपी है, आपका हरियाणा है, आपका राजस्थान था, आपका मध्य प्रदेश था, आपका देखिए उड़ीसा था, बिहार था, और बिहार और बंगाल तक चला गया। सारे तो एंटी, एक बार को सारी एंटी, इनकी जो धुरी थी चौधरी चरण सिंह थे। बिल्कुल। और बहुत सशक्त लीडर थे। सबको भाई, वो तो देखिए ना, जब देखा कि ये 74 की गवर्नमेंट पे थे, जब ये इमरजेंसी के बाद में चौधरी साहब ने सब पार्टी मिला ली थी। स्वतंत्र पार्टी भी थी उसमें, आपकी वहाँ की भी थी, वो बीजू पटनायक की पार्टी थी। और आपकी इन सारी पार्टियों को, कई पार्टियों का तो मुझे स्वतंत्र उनकी थी, उनकी
राजगोपालाचारी जी की स्वतंत्र वो थी। जितनी पार्टी सबको जोड़ करके फिर बीएलडी बनी थी। तो बीएलडी की सरकार जो 77 में बनी, आप देखेंगे कि इनका सिंबल, इनका मैनिफेस्टो, चौधरी साहब की जो किताब लिखी हुई है 78 की, इंडियाज इकोनॉमी एक गांधीयन ब्लूप्रिंट, यू की तू है वही सिंबल, वही नारे, ये सारी चीज़ें तो बाद में बनी। सब कुछ चौधरी साहब का था, इसमें कुछ नहीं था मोरारजी देसाई का, कुछ भी तो नहीं। और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। 15 आदमी थे उसके पीछे, चौधरी साहब के पीछे पूरे 100 आदमी थे। टिकट तो, और ये भी इससे भी ज़्यादा होते तो चंद्रशेखर ने बीच में थोड़ा सा शरारत करके, चंद्रशेखर चूँकि प्रेसिडेंट बने तो मिलजुल के बनी थी बात, तो उन्होंने चौधरी साहब के दिए हुए सब सारे टिकट चौधरी साहब की मर्जी से मिले थे। उन्होंने कुछ टिकट काट दिए थे, 60-70 टिकट। तो चौधरी साहब नाराज थे इस बात से? अब वो बहुत सारी बातें छोड़ो, बहुत सारे अब ये सब लोग चले गए, उसमें कोई शैडो किसी पर नहीं डालना चाहता, छोड़िए। चौधरी साहब नहीं कभी इजहार करते हो अपने पास के लोगों से कि देखिए चरणों में हम उनके बैठते थे। वो बात ये है कि उनसे बात नहीं की उन्होंने, चूँकि एक मेरे मित्र थे सोनबीर सिंह तोमर बड़ौत के, MLA थे, डेथ हो गई उनकी। वो 77 में उनको कहीं टिकट नहीं मिला था। वो असल में थोड़ा सा कांग्रेस से उनका झुकाव था उसकी तरफ, लेकिन जब सब ये पार्टी मिलके चंद्रशेखर भी आ गए तो उसका टिकट उन्होंने मांगा। तो मेरे एक मित्र थे पतले के रहने वाले योगी, योगेंद्र पाल सिंह योगी, बड़े अच्छे आदमी थे जो सब बहुत प्यार करते थे उनसे। उसका टिकट काट दिया, उससे कहा भाई तो तुम्हें फिर देखूंगा मैं। और ये चंद्रशेखर जी ने टिकट मांग लिया सोनबीर सिंह का। तो जी बता रहे थे आप कैसे चौधरी साहब से मिले, कैसे पॉलिटिकल 77 में इमरजेंसी के बाद जब देश की राजनीति में परिवर्तन आया, तो जब पहले तो लोकसभा के चुनाव हो गए थे जी, और उसके बाद में 2-3 महीने के बाद ही, तो 3-4 महीने के बाद गर्मियों में हुआ था वो चुनाव। तो फिर 9 राज्यसभाएँ, 9 राज्यों की विधानसभाएं भंग की थी चौधरी साहब ने एक ही ऑर्डर से जी। तो उसमें मुझे टिकट मिला और खुद ही टिकट दिया उन्होंने। मैंने आपको बताया कि वो कुछ भी कारण, उनके क्या कारण रहे होंगे, उनके माइंड की बात तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन यह है कि पार्टी का मैं काम कर रहा था। बल्कि एक बात मैं आपको बताऊं कि उन दिनों पार्टी के संगठन के चुनाव बाकायदा रियल संगठन के चुनाव होते थे। ठीक है। और मेरठ उस वक्त बड़ा मेरठ था, विशाल मेरठ में गाजियाबाद भी था, तहसील थी, हापुड़ भी तहसील थी, बागपत भी तहसील, तभी सारे जिले हो गए। तो उस समय में चुनाव अधिकारी था और सब जगह से बाकायदा मेंबर्स बनते थे, वो डेलीगेट चुनते थे और डेलीगेट आकर के यहाँ अध्यक्ष का चुनाव करते थे। तो जब बीकेडी थी सेकंड टाइम जब सरकार बनी, तो उसमें मैं जिले का अपना बीकेडी का चुनाव अधिकारी था। अच्छा। और उस समय भी चौधरी साहब से मेरी बीच में बात होती थी। कई बार वो हिंट करते थे भाई उसको रख लो, उसको ये तो नहीं कहते रख लो, वो अच्छा आदमी हिंट ही करते थे। ये तो कुछ नहीं कि वो हिंट ही किसी एक खास आदमी के बारे में कोई बात हुई तो, और उसका भी संकेत देते थे। कई बार हम पता नहीं चलता था आदमी को, कई कारणों से हम सोचते थे इनको कमेटी में रख लें। कई बार जिले की कमेटी भी मैंने बनाई है। तो फिर मैंने हो गया, चुनाव लड़े। हाँ बिल्कुल, कोई एम्बिशन नहीं थी, कोई पॉलिटिक्स। चुनाव क्या लड़ा, वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है जी। चुनाव में ऐसा हुआ कि छपरौली अद्भुत कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बिल्कुल। और बिकॉज ऑफ चौधरी साहब, मेरा कुछ नहीं, चुनाव तो वहाँ मैं नहीं लड़ा, चुनाव तो सब चौधरी साहब ही लड़ते थे, उन्हीं का नाम लड़ता था। आज तक भी लड़ रहे हैं। हाँ, अब भी वो लड़ रहे हैं। मैं चौधरी अजीत सिंह से भी कहता था, वो मानते थे इस बात को, उनका हम तो खा रहे हैं उनका कमाया हुआ, तो मानते थे, वो भी मानते थे। तो खैर एक बुजुर्ग थे, ज़बरदस्ती मैंने किसी से पैसे नहीं मांगे थे, तो लेकिन ज़बरदस्ती लोग जेब में डाल ही देते, भाई साहब चुनाव में खर्च हो रहा है, ये मुझे पता भी था चुनाव में पैसा मिले। तो 24,000 रुपये मिल गए। तो पुरानी बात है, 40 साल से पुरानी बात है। जब भी ज़बरदस्ती जेब में ठूस दिया, इसमें डाल दिया, वो डाल दिया। और फिर जब हिसाब जोड़ा, वाकई में 14,000 रुपये खर्च हुए। 2-3 आदमी हिसाब रख रहे थे, एक मेरी गाड़ी थी बस, अपनी गाड़ी से घूमता था। एक आध रिश्तेदार ने भेज दी, 10-5 दिन वो चल गई होगी।
तो उसमें कितना पेट्रोल लगता होगा, और न पर्चे न बिल कुछ नहीं, कोई वो नहीं, कोई पोस्टर लग रहे हो, कुछ नहीं। तो वोट मिले थे हाईएस्ट आपको? जी हाँ, अच्छा। हाईएस्ट मेरे ख्याल में काफ़ी दिनों तक, मतलब ये है कि जब मैं गया वहाँ मुझे तो सारा पता भी नहीं था कितनी वोट कहाँ मिलती है, क्योंकि उस वक्त वोट भी 1-1.5 लाख होती थी बस। बिल्कुल। तो जब मैं गया तो उसमें से 10,000 बच गए पैसे। अच्छा। तो प्रमुख जी थे मेरे कहने में, जी तो पैसे बच गए, सब हिसाब बाकायदा दफ्तर में हिसाब भी और ही लोग रख रहे थे, पैसे उन्हीं में जमा कर देते, भाई देखते रहो। तो हमने प्रमुख जी थे वहाँ के नगला गांव के, चौड़ साहब को पर्सनली जानते, मनी राम जी, पगड़ी बांधते थे। तो उनको गए, हमने कहा आपका प्रमुख जी ये रुपए तो पार्टी को दे दियो, आप जैसे भी करो, चौड़ साहब को, हमारा तो है नहीं पैसा। तो वहाँ जब हम गए, चौड़ साहब गृह मंत्री थे, तो हम थोड़ा पहले पहुँच गए, तो 2-3 गाड़ियों में थे। तो वो जब आए, तो जब आज आने से पहले मतलब अंदर बैठते तो हम सब लोगों ने घेर लिया, मैंने पैर छुए, तो मेरी कमर पे हाथ रखा, मुझे कमर मेरी थेगड़ी, अरे तूने तो मेरा ही, ये बोल चोट से बात था, अरे तूने तो मेरा ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा। तो जी मेरा तो अच्छा जवाब बढ़िया निकल गया। मैं कहा जी मेरा रिकॉर्ड, मेरा काहे का, तो आप ही का रिकॉर्ड है, मुझे कौन जानता है, मुझे तो कोई नहीं जानता। बहुत खुश हुए। फिर मनी राम जी ने वो दे दिए, पार्टी वार्टी में जमा करा दिए वो पैसे। तो वो फिर बहुत, यानी मैं चुनाव के पहले नहीं चौधरी साहब से मिला था, जब चुनाव चल रहा था, एक ही हफ्ता चुनाव का था, तब एक दिन में मिलने गया था। गर्मी बहुत थी, तो उस दिन भी करतार सिंह कहले बैठ जाओ, अभी आए नहीं ऑफिस से। तो जब आए तो आते ही तो कहले कैसा चल रहा चुनाव, उनका जी चुनाव तो एक तरफा है, कोई चुनाव नहीं, कोई चुनाव नहीं। तो अच्छा, एक सवाल इससे ये है कि छपरौली के लिए चौधरी साहब इतने खास क्यों थे? चौधरी साहब तो छपरौली के मूल निवासी थे भी नहीं। देखिए बात ये है जी, ये पता नहीं, ये दोनों ही बात थी। चौधरी साहब ने तो एक दफे ये बात कही थी, छपरौली में ही कही थी जी, कि देखो मुझे छपरौली जैसा क्षेत्र नहीं मिलेगा। पब्लिक मीटिंग में कही थी बात, और साथ ही उसमें सेंटेंस पूरा नहीं हुआ था, कॉमा ही था उसमें, और देखो तुम्हें ऐसा लीडर भी नहीं मिलेगा। बहुत हंसे भी लोग। यानी उनका पहला चुनाव मैंने देखा, उसमें 3 आदमी थे, तो उसमें भी मुश्किल से 2-3 हज़ार का अंतर था। एक तो खड़े हो गए थे दलित थे, और एक रघुवीर शास्त्री थे जो बाद में पार्टी में ही आगे थे, सोमपाल जिनका बेटा सोमपाल शास्त्री, हाँ, उनके पिताजी थे। जी। तो वो भी लड़े थे एमएलए का चुनाव, जो पहला 1952 का चुनाव है। तो ये सब जो हारे थे, प्रीतम सिंह भी, वो भी, तो मेरे कम 3-4 हज़ार का फर्क था। तो उसके बाद में 57 का जो चुनाव है वो भी मुझे याद है। चौधरी विजयपाल सिंह वो तेवतिया ही थे, विजयपाल सिंह जी आयु में इनसे बड़े थे, लेकिन चौधरी साहब के वो पंथ के बहुत खिलाफ थे। ठीक है। तो इसलिए एक तरह से वो विरोधी ग्रुप के ही माने गए। आदमी वैसे भी बहुत अच्छे थे, बेहद ईमानदार थे। मैं तो चूँकि वकालत करता था, उनके संपर्क में बहुत योग्य थे चौधरी साहब। हाँ जी। तो अच्छा, चौधरी साहब की ईमानदारी के किस्से भी आपको तो पता होंगे। अद्भुत जी, अद्भुत। अब आप समझ सकते हो, जब शरीर उन्होंने छोड़ा, 5,000 रुपये से भी कम ही थे वही पंजाब नेशनल बैंक में। 1 बीघा जमीन नहीं थी। एक यहाँ मकान था, उसमें एक आध कुछ कमरे वमरे बन रहे थे यहीं साकेत में। आज तो करोड़ों की संपत्ति होती, उस वक्त में वो भी बहुत ही, कुछ लोगों ने कहा सस्ता ही ले लिया, बेच दिया। उनके नाम कोई ना बैंक बैलेंस, ना खेती की जमीन, ना लैंडेड प्रॉपर्टी, कुछ भी तो नहीं था। और मैं देखिए आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ आपको, मुझसे 8 साल चुके लंबे टाइम उनके साथ, उनके सामने जब तक वो जीवित रहे, 7-8 साल में एमएलए रहा। बिल्कुल। तो मुझे बुलाते थे अक्टूबर में, नरेश जी कुल्लू चल पड़े क्या? अच्छा। मैंने कहा जी अभी तो कोई चला, अभी चले नहीं जी। बोले भाई मेरी एक मीटिंग बढ़ावत में रख लो, और ये दफ्तर का खर्च नहीं चल रहा, और ये जितने घर में 10-15 लोग यहाँ कोठी में हैं, 12 तुगलक लोग की बात कर रहा हूँ, और इनकी तनख्वाह भी जानी, इनकी रजाई भरनी है, सर्दी आ गई, ये कहते थे। और उस वक्त हम क्या करते थे, चंदा करते थे। जगत सिंह एमएलसी हमारे, वो भी सर साहब के बहुत नज़दीक रहे, यहीं एमएलसी 12 साल एमएलसी रहे, उससे छोटे हैं 15 साल।
तो मैं वो थे धर्मवीर सिंह MLA थे बराबर के ही, हम सब लोग मिलकर के कूपन छपवा लिए थे, 100 रुपये के, 10 रुपये के, 50 रुपये के, 25 रुपये के। वो ज़माना था कि लोग 10 रुपये 25 रुपये के देने वाले थे, 100 रुपये के मुश्किल से 5% लोग थे जो 100 रुपये देते थे, जो कूपन बिकते थे। लेकिन हम 5-6 लाख रुपए इकट्ठा कर लेते थे। ठीक है। और बड़ा जाट कॉलेज का तो नाम भी उन्होंने बदलवा दी, गेट बंद कर दूंगा तो अब तो वैदिक कॉलेज होगी, जनता वैदिक कॉलेज होगी, तो दोनों कॉलेज। तो उसमें मीटिंग होती थी, क्या विशाल मीटिंग जुड़ते थे, और वो पैसा देते थे। पहले कहते तुम्हारा कितना खर्च हुआ है, इसको गाड़ी लेके जो पैसा इकट्ठा कर, उसका भी हिसाब रखते थे, बोलते तो नहीं थे हमसे। तो कहने लगे ये पैसा इसमें से निकाल के दे दो उनको, दे देते, और फिर सारा रुपया जमा करा देते थे वहाँ पार्टी ऑफिस में जा करके। तो ये हालत थी उनके कि वो ये ईमानदार, ये जो है अपन ध्यान दूसरों का कितना रखते थे, सबसे बड़ी बात तो ये थी, ध्यान कितना रखते थे दोनों। अच्छा, ईमानदारी के किस्से तो हो गए, पर जातिवाद और जाति को लेके चौधरी साहब का क्या रुख था? बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल जाति की बात नहीं थी। तो इसी से समझ लो कि इसकी पड़ताल कोई किसी ने की नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये इम्पैक्ट जो जिम्मेदारी एवोल्यूशन एक्ट लागू हुआ जी, बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी एक्ट था। मुझे मेरे कम्युनिस्ट एक फ्रेंड थे MLA, 7-8 बार MLA रहे, बनारस से थे, बनारस के पास के जिले के। देखिए उनका नाम भी ऐसे अजीब सा नाम था। उससे यूँ कहने लगे कि हमारी पार्टी को तो चौधरी चरण सिंह ने ख़त्म कर दिया, तो CPI है यहाँ चल ही नहीं सकती, हमारी सारी पॉलिसी तो इन्होंने ले ली, उससे भी आगे चले गए। ये तो हमारी मांग थी कि भाई ज़मीन का बंटवारा और सुधार और पुरानी बात और डिकड़ी, इन्होंने तो एग्जीक्यूट कर दिया सारा का सारा। नाम भूल के देखिए, बार बार नाम आ रहा है उनका, नाम याद आ जाएगा। तो और सारे जितने चौधरी साहब के सबसे बहुत अच्छे संबंध थे, सब पार्टियों के लोगों से बहुत अच्छे संबंध थे। हमारे यहाँ कम्युनिस्ट रहे, क्या नाम है, बाबू भरत सिंह जी थे, एक त्यागी जी थे, तो बराबर बहुत बहुत प्यार करते थे, बहुत इज्जत करते थे चौधरी साहब की। उन पे जो आप कह रहे हैं कि छपरौली के लोगों में ही क्या बात होगी, चौधरी विजयपाल सिंह से बहुत कांटे का चुनाव लड़ा था जी, कुल 400-500 वोट से जीते थे चौधरी साहब। लेकिन उसके बाद से पता नहीं क्या बात आई, छपरौली का वोटर चौधरी साहब से बेहद प्यार करता था, अंधा प्यार था उसका, और वो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। और ईमानदारी की बात यह है, कभी मेरे चुनाव में नहीं आए, कभी नहीं आए। बताओ, चुनाव में लीडर ना आए, सुबह अजीत सिंह तो नहीं थे, तो पॉलिटिक्स में भी नहीं थे तब, तो बहुत बाद में आए हैं। तो चौधरी साहब तो खूब आते थे, अजीत सिंह जहाँ मुझे बुलाता था वो आ जाते थे। हालांकि मैंने आपको एक बात बतानी भूल गया, देखिए मेरे के ऊपर क्या छाप पड़ी। जब MLA हो गया, एक दिन मैं मिलने गया उनसे, चौधरी साहब से। हाँ ठीक है। तो मेरे साथ और 2-3 आदमी थे, मैं चौधरी साहब से मिलवाऊंगे, वो बेचारे उत्साहित थे। करतार सिंह आया, क्यों जा रहे हैं? करतार सिंह तो शेडो था उनका, तो उनके बच्चे की तरह था। ठीक है। बहुत सेवा की जी। उसके पास जो संस्करण है वो किसी के भी पास नहीं, हमारे सबके बना, उसके तो गजब ही है। वो नाम ही शेडो था, उसकी इज्जत तो मिनिस्टर से भी ज्यादा होती थी। मिनिस्टर भी प्यार करते, करतार सिंह को बुलावे थे चौधरी साहब की वजह से। वो तो बहुत जबरदस्त आदमी थे, बहुत प्यारा व्यक्तित्व, खूबसूरत आदमी थे। यही के थे, अलीगढ़ के शायद पास के थे। तो फिर आप कह रहे थे कि हाँ, तो बात में से बात निकल जाती है असल में। तो बात क्या कह रहा था? तो करतार सिंह से आप मिले फिर? हाँ, तो करतार सिंह निकलने लगा, भाई तुम अकेले मिलोगे। बड़ा तो जोर सा ही मैं चला गया, अंदर ही थे। तो पता नहीं उस दिन वहाँ होके आए थे, सिलोन गए थे चौधरी साहब। हाँ, तो पता नहीं कौन तक लड़की थी, मिठाई लाओ नरेंद्र सिंह के लिए। तो मिठाई, पहली बात एक बात बताऊँ, बाहर पैर वैर नहीं छुआते थे। अच्छा। और अकेला में पैर छूता था। मुझे ये बेहद प्रसन्नता होती है, अब भी याद में आता हूँ, बाहर आता हूँ, नोट दोनों हाथों से आशीर्वाद देते थे जी। कैसे नापोगे इस आदमी को? नहीं नापा जा सकता, नहीं नाप सकते, कोई पैमाना नहीं। कितना बड़ा दिल था उस आदमी का। तो मैं कहिए आज किस उपलक्ष्य में खिलाए मिठाई कैसी? तो
मैं कुछ लोग ले आए, मैं पहली बार जो है विदेश गया था। अच्छा। मैंने कहा जी शिलोंग तो कुछ ऐसा विदेश में, मतलब जी। पहली बार गया था। जी। कहीं जाने की इच्छा नहीं थी, जाते कहीं भी जाने चले जाते। तो आजकल तो लोगों का शौक है MLA MP बनो, सबसे पहले इस तलाश में रहे कहीं विदेश में जाने का मौका मिल जाए। तो उन्होंने कह रहे देखो भाई, एकदम जो है वो 4 बातें मुश्किल से 10 मिनट में ऐसी बता गए मुझे कि वो डायरी में आके मैंने नोट की। देखो नरेंद्र सिंह, तुम मेरी जगह MLA हुए हो। मैं सुन रहा था चुप जी। बीच में बोल नहीं रहा, तो बोलना क्या उनके बारे में। बोले देखो प्रोटोकॉल जानते हो MLA का क्या हो। MLA जो चीफ सेक्रेटरी, तुम जाओगे सबके काम छोड़ के, सबसे पहले तुम्हारी स्लिप जाएगी, किसी से नहीं तुमको बुलाएगा बीच में जी। जिसको सुन रहा है उसको छोड़ने के बाद में फिर तुम जाओगे। और प्रोटोकॉल है, और जब तुम चलोगे उठ करके, वो काम करे ना करे, ये दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ये तो उसका विवेक की बात है। लेकिन जब तुम चलोगे तब वो खड़ा होगा अपनी सीट पर, तुम अभिवादन करेगा। तुम जो हो चीफ सेक्रेटरी से ऊपर तुम्हारा है, और मिनिस्टर या कोई मुख्यमंत्री ये तो खाली वो है, थोड़ा पद का डेफिनेशन है। एक तरह से उन्होंने सारा प्रोटोकॉल बताया कि MLA का प्रोटोकॉल क्या है। एक बात, MLA फिर रहे कि अगर तहसील में चले गए, थाने में चले गए, दरोगों के पास फिर रहे, अफसरों के चले गए, किसी के पास मत जाओ मिलने, ऑफिस में मिलो, किसी के घर मत जाओ, टाइम लेके मिलो DM से, उससे, और जिनसे उनका संबंध है, जो ज़िले का सबसे बड़ा अफसर, उसी से बात करो, टाइम ले करके बात करो। और कभी भी किसी थाने में मैं कभी गया ही नहीं, कई लोगों की बुराई भी हुई, गाली भी खानी थोड़ी बड़ी, थाने के काम आवे, इसके आवे, कैसा MLA हो गया। लेकिन बाद में खुश भी हो गए लोग, बुराई मैंने किसी की इधर से उधर भिड़ाई नहीं। लोगों से यही कहता था भाई कम से कम वोट तो सारी चौधरी साहब की थी, बात यह कि मैं कोई ऐसा काम करूं तो नुकसान तो पार्टी का होगा। तो मेरे दिमाग में साफ थी ये बात। तो दूसरी बात ये बताई, तीसरी ये बताई कि देखिए, अगर एक विधायक, जनप्रतिनिधि, कोई भी अपने लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, इवन अपनी पार्टी के लिए, अगर कोई आर्थिक मदद उनको पहुंचाता है 1 रुपए की भी, तो ये भ्रष्टाचार है। जी। ये बात उन्होंने तभी कही थी। एक बात उन्होंने यही कही थी कि विधायक का काम जो है, ये इधर से उधर ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये वो, अपना फिरे जाओ, इसका दे दो, उसका दे दो, उसमें रिसर्च करो, ये काम नहीं है तुम्हारा। नीति सोचो, कौन सी बात है। मुझसे बोले कि बताओ तुम्हें पता है आज तक कि पंचायत सिस्टम चला था, फेल हो गया, ग्राम पंचायत। आजकल कचहरियों में लोग जाते हैं, वकीलों को फीस देते हैं, सालों केस चलते हैं, पंचायतें उसको करती, लेकिन वो फेल होगा। क्यों फेल होगा? इस पर किसी ने रिसर्च किया? तो बोला कुछ दिमाग में, ये 3-4 बातें उन्होंने उस वक्त बताई थी। और ईमानदारी की बात है कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं था, लेकिन भगवान ने बड़ी रक्षा करी। चौधरी साहब की कृपा से उनकी ऐसी जगह उन्होंने बैठाया था, तो वो ध्यान जरूर रखा। मतलब वो एक उनकी वो बात कभी दिमाग से निकली नहीं। बल्कि मैं एक दिन सुना रहा था अपने बाजू में, जयंत कह लगे चौधरी साहब बड़ी बोलो, ये बात भी सुना रहा था, बड़ा बहुत चक्के होकर देख रहे थे। इन्हीं का चुनाव था, जयंत चौधरी का, चौधरी अजीत सिंह का था, पता नहीं कहाँ था। तो उनकी क्या बात है, उनकी इंसानियत असल में तो ये है। मैं तो बात देखिए, राजनीति को छोड़ दो, राजनीतिक विचार उनके बहुत विशाल थे, कोई दो राय नहीं। और किसानों के तो उनको लोगों ने धरती पुत्र और मसीहा वैसे ही नहीं कहा, वो थे ही, इसमें कोई दो राय नहीं। वो तो तिल तिल किसान थे। और ईमानदारी की बात है, हम नहीं जानते किसान की क्या तकलीफ है, कहाँ क्या तकलीफ है, कैसे वो ईख बोता है, कैसे वो पानी चलाता है, सब कुछ तो जानते थे जी। जमीन की बिल्कुल डीप नॉलेज, बिल्कुल बहुत डीप नॉलेज। अरे साहब, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जब अपन इसको आपको ZA एक्ट, मैं वकील तो रहा, हालांकि मैं तो क्रिमिनल का वकील रहा हूँ, लेकिन ये जो रेवेन्यू साइड है, ऐसे शब्दों का प्रयोग है, उसमें कितनी डीप स्टडी थी उनकी। और सारा, एक बात आपको बताऊँ, कोई जानता नहीं है, नाम तो पंत जी का भी लिया जा, पंत जी ने केवल इनका साथ दिया। अभी ये कह रहा था प्रज्ञान चौधरी, जो बात कह रहा था, सारी कैबिनेट सब खिलाफ थी। मैं आपको बता रहा हूँ, खुद हम गांव में अच्छे जमींदार थे जी। और हमें भी बॉन्ड मिले थे, और बॉन्ड मिले थे 40 साल।
यानी ऐसी राड़ काटी कि अपील भी करी, कुछ छोड़ी नहीं। वो 40 साल बॉन्ड में वो पैसा मिलेगा कि भाई इसका पैसा मिलेगा, 40 साल के बॉन्ड दे दिए वो सब खत्म हो गया। मैं 5,000 में बेचे हुए मकान खरीदा था तब वो बेचे 60,000 के थे, 40 के नहीं 60 के हमारे पिताजी को मिले, तो वो कुल 5,000 के बिके। लेकिन भाई 40 साल तक कौन वेट करेगा, तो बेकार कागज ही तो है। तो किसानों को एक तरह से फ्री में जो जमीन बो रहा था वही 10 गुना दे करके भूमिधर बना दिया। और जो दलितों का भी ये अगर वो प्रदर्शन किए हुए हैं तो उनको बेदखल नहीं किया। और एक बात जो कहते हैं लोग कि वो एंटी दलित थे, हाँ जी, कुलक, आपने पूछा कुलक, अब तो जवाब ही दिया उन्होंने वैसे तो पूरी किताब लिख रखी है, पूरी किताब ही लिख दी उसके बारे में, तो हर चीज़ का जवाब ही देते थे। तो ये देखिएगा कि उसमें कम से कम नहीं होंगे तो कई लाख दलित हैं जी, जिन्हें जमीन उनकी वजह से मिली। और ईमानदारी की बात यह है, मैं देखा हूँ इलाहाबाद पढ़ता था, साइकिल पे कई बार 50-50, 60-60 किलोमीटर चले जाते थे छुट्टी वुट्टी में, और झोपड़ियों के घर थे गरीब लोगों के, और जिसमें चाहे कुर्मी थे, चाहे यादव थे, चाहे चरण सिंह को देवता की तरह से मानते थे। घरों में फ़ोटो लगा रखे थे, चाहे कागज़ों के फ़ोटो लगे हैं। वर्शिप किया है लोगों ने सारी स्टेट के, कोई नहीं जानता इस इम्पैक्ट पर। इसी पर थीसिस किए, कितने ही थीसिस लिखे जाने चाहिए। ये ऐसी चीज़ जो मैंने देखी है, किताबों पढ़ने से थोड़ा ही मिले। ये कह रहा था कि भाई गांधी को जवाहरलाल के बारे में बहुत किताबें सब मिलती, ये किताबें कहाँ लिख हो गया जी। आप एक प्रसंग बता रहे थे वेदपाल वेद वाला, जिसमें थोड़ा वे कहते हैं कि वेदपाल वेद मेरा इसलिए नाम है कि मैं जाट। हाँ, तो एक बार वो और बता दीजिए। वो सर साहब ये कहते हैं अपने भाषणों में कि पंडित नेहरू जो है वो ब्राह्मण सभा एक कश्मीर की होती है उसमें जाती है, और उनको पंडित कहते भी हैं लोग। उनको कोई मतलब जातिता के सिंबल उनको नहीं देता। और मैं कभी आज तक जाट सभा की मीटिंग में नहीं गया, मुझसे कई लोग नाराज हो गए, सारे दोस्त हैं अपने, हिम्मत ही नहीं। वही बात याद आती है कि चौधरी साहब से बंधे रहे भाई, तो हम ही काहे को जाए। और ईमानदारी से जातिता की बात कहीं भी नहीं जाती जोर के साथ में। वो अलग बात है कि कुछ लोगों में होती है चीज़ें। तो कहने लगे लोग, मुझे सारे अखबार मुझे लिख रहे हैं, और कहता है कि किसानों जिस दिन तारीफ करेगा मेरी अखबार, समझ लेना कि कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गई है। एक बात आपको मैं और बताऊं, कहीं नहीं मिलेगी आपको सुनने को। एक नारंग फैमिली थी जो लखनऊ में रहते थे, उनके 8-10 मिल थे पूरब में, सारे शुगर फैक्ट्रीज। उनके नाम भी मैं नहीं जानता, लेकिन उनमें से किसी एक का घर माल एवेन्यू में ही था, जहाँ चौधरी साहब 8 माल एवेन्यू में मिनिस्टर है। मैं गया उस कोठी में बहुत बार, बल्कि फिर वो अलीगढ़ के राजेंद्र सिंह थे, उन्होंने खरीद ली थी, बाद में परचेज कर ली थी। उससे मिली मायावती की कोठी है, अभी भी लखनऊ में मायावती की कोठी उससे मिली। एक दीवार ही है बीच में, मायावती का बंगला है, काफ़ी उसमें मेरे ख्याल में 2-3 हज़ार गज स्क्वायर मीटर लैंड है। तो वो प्रदीप नारंग का जो वो थे सेठ, उनका बेटा है प्रदीप नारंग। और श्री अरविंद सोसाइटी आप देख रहे हैं, श्री अरविंद आज हमारे यहाँ मीटिंग होती है के वक्त में, ये श्री अरविंद और माता जी, मैं इनके दर्शन में बहुत बिना विश्वास में जाता भी हूँ पौंडीचेरी में। ठीक है। तो उनकी एक सोसाइटी है, वो सोसाइटी के चेयरमैन है। तो ये मुझे पता था कि ये उसी फैमिली से है जो इनकी शुगर फैक्ट्रीज है। ठीक है। तो मैंने उनसे, मित्र हैं अपने जानते, मैंने उनसे वही पौंडीचेरी में ही था, मैं उनसे जिक्र किया। उनका आप तो लखनऊ में, बोले हम लखनऊ में रहता था, और चौधरी साहब हमारे पास ही रहते थे। और उसने एक बात बताई, उनका मैंने ये सुना है कि बात आपके जो फादर या फोर फादर थे, उन्होंने उनको चुनाव के लिए चौधरी साहब को कुछ मनी भेंट किया था। बोले हाँ मेरे फादर ही थे। रुपया लेकर उनके पास गए थे, बोले चौधरी साहब आपकी नीति बहुत अच्छी है, आप सच्ची राजनीति कर रहे हैं, हम आपकी कुछ मदद करना चाहते हैं। तो उसने कहा कि नारंग भाई, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, और मैं जानता हूँ तुम किस दिल से इस बात कह रहे हो, लेकिन लोगों को जब ये पता लगेगा कि चरण सिंह भी पूंजीपतियों से पैसे लेते हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड से, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ही डिनाइड, ही एक्सेप्टेड इट। कहाँ से करोगे इसकी पुष्टि बताओ, जो मेरे पास एक सबूत है। सही बात है जी। तो बात यह है कि बहुत अच्छे इंसान थे, सच्चाई कोट कोट के भरी थी जी। और किसानों के लिए काम करने के लिए इतने इंक्लाइंड क्यों थे वे? जीवन भर। मैंने एक बात तो सुनो जी, एक
पता नहीं आपको सारे मित्रों ने ये बात की होनी है, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। बचपन में मेरी बहुत आयु, दिल्ली में बहुत जाते थे, बहुत रिश्तेदार भी थे। हाल तो पहले पॉलिटिकल लाइफ में दिल्ली में किसी पॉलिटिशियन के पास गया नहीं, कोई हमारा आदमी नहीं था जी। 12 तुगलक रोड खुड़ी तो राह देखा, और 12 तुगलक रोड का यह हाल होगा कि हिंदुस्तान भर का किसान आता था। आपको बताऊं तो जानते भी नहीं थे। और वहाँ भी उनको चाय के वक्त में चाय भी मिल जाती थी। वहाँ चौधरी साहब होते तो मिलते थे भी, सबसे मिलते। अजीत सिंह ने भी इसको बरकरार जी जी बिल्कुल बराबर बरकरार रखा। अजीत सिंह में एक बहुत अच्छी बात, सबसे अच्छी बात है। तो चौधरी साहब जब, मैं ये कहना चाह रहा था कि चौधरी साहब ने जो राजनीति में सबसे बड़ा काम किया, जो मेरे दिल को चिपकता है आज भी, वो ये है कि उन्होंने ईमानदारी से पिछड़े लोगों की हिस्सेदारी दिल्ली की सत्ता में कर दी। ही वॉज द सोल पॉलिटिशियन इन नॉर्थ इंडिया, एटलीस्ट साउथ का मुझे नहीं मालूम, कि जिन्होंने क्यों किया लड़ाई। क्या उसकी बात भाई, एक बात तो देखो, गोविंद वल्लभ पंत को उनकी तो लड़ाई होती रही, संपूर्णानंद से उनकी लड़ाई, सुचेता कृष्णन से उनकी लड़ाई, सीबी गुप्ता से उनकी लड़ाई, कमलापति से उनकी तरफ। कौन आदमी था ये राम नारायण दत्त तिवारी, बहुगुणा तो चले थे इनके, खैर बाद में तो बेचारे लड़ाई तो नहीं करते थे, लेकिन वो रहे, उनकी किसी से नहीं बनी। और बनी नहीं। जब आप एक चीज उठा के देखिए, इस तरह लोगों का ध्यान नहीं जाता। आप उस मिनिस्ट्री को देखिएगा जो 67 में पहली एसवीडी की गवर्नमेंट बनी है। सारे यादव, कुर्मी, अंसारी, सारे अमेरिकन में 4 या 6 मिनिस्टर, में तो नाम भूल गया सबके, कहीं तो हार्डली पढ़े लिखे लोग थे, धोती बांधने वाले, कुर्ते बेचारे तो कुर्ते थे, और सारे कैबिनेट मिनिस्टर 77 में। हमारे जितना पढ़ा लिखा तो आदमी एक भी नहीं। सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर, कैलाश नाथ सिंह यादव एजुकेशन मिनिस्टर, बेनी प्रसाद गन्ना मंत्री, फलानी मंत्री, हमसे एज में भी छोटे थे, अपने मित्र थे सब बेचारे। मैंने देखा पहली बार सारी मिनिस्ट्री का। उससे पहले आप देखिएगा उठा करके चौधरी चरण सिंह अपने बल पे थे। कोई बैकवर्ड कितने थे आप सोचिए तो चाहिए। बैकवर्ड की कहानी इनफैक्ट में उन्होंने शुरू की। उसके बाद पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इंदिरा ने सपोर्ट दिया, तब उनकी चली। सारे अपने मिनिस्टर अपने अपने लोगों को बनाया जी। और फिर आप उसको उठा कर देख लीजिएगा 77 में जो गवर्नमेंट बनी है, उसका नक्शा देख लीजिए, कितने बैकवर्ड लोग हैं। वो देखो, ये रिसर्च करने की बात है, सारा आपको सारा मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। कम से कम नहीं होंगे 6 से 8 जो है बैकवर्ड मंत्री मिलेंगे। बैकवर्ड रिप्रेजेंटेशन ये चौधरी साहब ने, और ये चीज अब कोई पार्टी नहीं भुला सकती। आज क्या हो रहा है, आज का मुद्दा क्या है, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं आजकल लीडर ऑपोजिशन। अब ये पिछड़ी जातियों का बैकवर्ड्स का जो है, कास्ट रिप्रेजेंटेशन कराओ, उनकी जनगणना कराओ। सारी बात सब तो बोल रही, भाजपा भी तो बोल रही, 100% सारा कंट्री बोल रहा है कि भाई इनकी कराओ। वो टाइम के ऊपर बात है भाई, उन्होंने डेट दे दी, वो चाहते नहीं कर चाहते। राहुल अभी चाहता है, और पिछले चुनाव में जो कुछ उसका गेन हुआ वो भी इसी वजह से हुआ है, उसका गेन भी। इसका जन्मदाता, उसका पैदा करने वाला आदमी, प्रैक्टिस में कह रहा हूँ मैं। हालांकि ये बात साउथ के भी कई लोगों ने चलाई है, जो इस तरह के लोग हैं आमतौर से, जो ये इसके आपके तमिलनाडु की जो पार्टी, वहाँ भी मतलब जो है पिछड़े लोग आए सामने, ब्राह्मणों को उन्होंने भी धकेल दिया पीछे। तो यहाँ जो है वो जो कुलीन तंत्र के लोग थे, मैं जातियों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पिछड़े नहीं थे बिल्कुल, उन पिछड़ों को लाने वाले चौधरी चरण सिंह थे। इस पॉइंट को तो आप मेरे कहीं ज़रूर हाईलाइट करें। और ये कह रहे रिसर्च के टॉपिक तो एक टॉपिक बहुत है चौधरी साहब के ऊपर लिखने वाले। अच्छा, किसान नीतियाँ जितनी वे लाए, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी किसान नीति थी जो तब भी प्रासंगिक थी, अब भी प्रासंगिक है? देखिए, पहली बात तो ये है, किसान नीति क्या, पहले तो नीति की बात कर लीजिएगा। सच्चाई हो, ईमानदारी हो, एफिशिएंसी हो, और उनके मुख्यमंत्री बनते ईमानदारी की बात है, थाने के दरोगा की हिम्मत नहीं होती थी कि रिश्वत ले ले। चौधरी साहब आगे भाई, उन्हें हर आदमी में चरण सिंह दिखाई देता, कहीं तो फंसवाना था, कहीं मरवाना था तुझे। ये क्या बात थी? ये जो उनका व्यक्तित्व का प्रभाव था, ये प्रभाव मैं तो देखा दोनों बार मुख्यमंत्री जब वो रहे। बिल्कुल, आप तो काफी नजदीक से। अब मैं आपको बताऊं, 77 में जब वो गृह मंत्री हो गए, देसाई उनसे नफरत करते थे, हम जानते थे, व्यक्तिगत बातों में भी कहती कि वो नफरत करते। वो तो खुद कह रहे थे एक दिन कि मेरी तबीयत खराब होगी, मैं बीमार था,
जयप्रकाश नारायण ने उनको भेजा, कृपलानी जी को, जेपी कृपलानी को, नहीं किसी और को भेजा मुझसे बात करने के लिए। कहने लगे जेपी ये कह रहे हैं कि भाई या तो जगजीवन राम को बना दो या देसाई को बना दो। तो मैंने सोचा, देखो मैं जानता था कि ये देसाई जो है मुझसे नफरत करता है, वास्तव में हेटेड करता था। लेकिन फिर सोचा कि भाई इसकी बदनामी हो रही है बहुत, इसके चरित्र के बारे में, पैसे के बारे में भी चर्चा है, तो चलो भाई इसको झेल रही है। प्राइवेट बताई हुई बातें हैं उनकी, बाहर तो कोई बात नहीं। जगजीवन राम बहुत योग्य आदमी थे, मैं तो देखे बाद में चौल साहब के साथ भी आ गए वो, और यहाँ मेरठ में छबरौली में बहुत बड़ी मीटिंग कर गए थे, और यहाँ भी आए थे। यहाँ बहुत थोड़े लोगों में, तब भी 10,000 आदमी था, तब तक तो चुनाव भी नहीं हुए थे पार्लियामेंट के, उस सब तभी आए थे। अभी हट ही गए थे, बहुगुणा जी अगर सभी हट गए थे इंदिरा जी से। तो लेकिन यह है कि जब जाति होती गई, गन्ना 2.5 रुपये क्विंटल गन्ना था, और ये कहावत हो रही थी, मैं तो किसान का बेटा हूँ, कि भाई रात को जागते रहिए, नहीं तो कोई जाट बुग्गी जो है गन्ने की तुम्हारे घर के आगे उड़ जाएगा। चूँकि मिल पे तो यूँ नहीं ले जाते कि खर्चा ज़्यादा बैठे हैं। वो 2.5 रुपये क्विंटल रेट था। एक दिन 50-100 किसान गए, बोले चौधरी साहब हम तो मार दिया आपने, आप इतने बड़े लीडर हो गए, यहाँ से पार्टी हो गई थी, हम तो मार दिया, हमारा तो गुजारा भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं कर सकते, गन्ना नहीं बिक रहा, घर के खर्चे भी नहीं चल रहे हमारे जी। और चौधरी साहब गुस्से में आके बोले मेरे सर पे बोल दो। अब बनते वही से गाली देते चले आएगी, देख लो भाई चौधरी भी ऐसा निकला, हमें देखो हमारी यही करार हो। मुझे अखबारों में निकल गई बात कि मेरे सर पे और बो दो गन्ना, इतना गन्ना क्यों बोया था, कुछ यूँ कहा। गवर्नमेंट जब ईसाई की हट गई, की सरकार बनी, वही सीजन है, सीजन वही गन्ने का चल रहा है। बाद में आ गया 35 रुपए क्विंटल गन्ना बिका, 2.5 से सीधा 35। एक्सपोर्ट बिल्कुल 35 फैक्ट है ये। और एक्सपोर्ट कर, चीनी का एक्सपोर्ट खोल दिया आते ही पहले दिन। उसके ऑर्डर तो देखो तो 20-25 दिन तो वो प्रधानमंत्री रहे। ये नाबार्ड बैंक और पुलिस वालों का बैंक और जो कहा, और ये सब ये आपका ये मंडल कमीशन, ये तब दिमाग था उसका, इतनी चीज़ें थी किसानों के हित के भरे हुए। तो वो तो मैं कह रहा हूँ कि वो कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया था किसान हितों की, जितनी बात भविष्य की भी 100 साल की वो चौधरी साहब के दिमाग में थी। ये करो, यहाँ कमी है, यहाँ कमी है, यहाँ आपने अपने क्वेश्चन में पूछ रहे थे आप एमएसपी की बात। हाँ जी, एमएसपी आज होते तो एमएसपी की गारंटी वो इस पर फाइट कर जाते। वो तो पहले स्वामीनाथन को, चलिए उनके साथ ही स्वामीनाथन को दिया, तो तभी स्वामीनाथन के लिए कि भाई जितना वो 2.5 गुना उसके ऊपर, जितना कितना 50% उसका उपज का ज़्यादा, कौन सा उनका फॉर्मूला है। अब कह रहे कि हमने वो कर दिया, किसने कर दिया जी। और फिर कहे कि जब कोई गारंटी नहीं, अब कर दो, हमने कर दिया। अब कह रहे गेहूँ का भाव कुछ और बढ़ा दिया, 400 कुछ 25 या कुछ कर दिया, 2425 जी, कि हमने इतना और बढ़ा दिया, इतना और बढ़ा दिया, तारीफ मार रहा अपनी योगी जो है। लेकिन लेवे कौन? सही बात है। और किसान कहाँ रोकेगा, उसके पास तो गुंजाइश ही नहीं। बिल्कुल। आज भी किसान के साथ अन्याय हो रहा। कांग्रेस गवर्नमेंट ने खूब जुल्म किए, ये उनके भी बाप आ गए, ये तो महागुंडे हैं जी। अब ये बात मेरी पार्टी के लीडर को सुनाओगे तो वो बुरा मानेंगे। अब कहाँ तो बात ये है कि भयंकर दुश्मन है। सारा पैसा देश की दौलत गरीबों की, अगर वो एक्ट पास हो जाते, मैं बता रहा हूँ, ये जमीन 15 साल में सारी अडानी की चली जाती। वो 3 कानून जो आए थे जी। और मैं कह रहा हूँ कि हिम्मत है पंजाब के किसानों की जी। अब मैं गर्व करता हूँ ईमानदारी से उन पे जी, जान लड़ा दी। ये हमारे वाले जो हैं कमज़ोर थे उस मामले में। मैं बुराई तो नहीं करता, ये भी लगे तो रहे जी। लेकिन जो जोश और जो कड़ी मेहनत महिलाओं ने भी, और कितने 750 आदमी, थोड़े और 750 आदमी मर गए, और इस प्राइम मिनिस्टर ने एक आंसू तक नहीं बहाया, कंडोलेंस में खड़ा नहीं हुआ। ये बताइए क्या ये देश तो पता नहीं ऐसे लोगों को लीडर माने हुए तीसरी बार भी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। मैं तो कह रहा हूँ इस देश के अंदर जज्बा ही नहीं रहा कभी। पर चौधरी साहब जैसे नेता भी तो नहीं कभी नहीं रहे। चौधरी साहब जैसे नेता तो सदियों में पैदा होते हैं, माफ़ करना मुझे। और उसी टाइम के थे जो गांधी ईरा रहा है, उस वक्त के चाहे जवाहरलाल जी हो, सरदार पटेल हो, वो नेता थे, राष्ट्र के नेता थे। उन्होंने प्यार मोहब्बत की और बहुत सच्चाई थी, ईमानदारी थी जी। और चौधरी साहब भी
चौधरी साहब पे तो प्रभावी अगर किसी व्यक्ति का था राजनीति में तो महर्षि दयानंद का था, महात्मा गांधी का, और राजनीति के प्रशासन में सरदार पटेल का। और उनके कमरे में 3 ही फोटो होते थे। नीचे बैठते थे, जब प्राइम मिनिस्टर भी डेस्क रहता था तो मुनीम का बनिया का वहीं बैठते थे। ठीक है। और चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई मेरे MP हो, आकर के वहीं नीचे पड़े रहते थे। कुर्सी थी अलग, कुर्सी पर कुर्सी वहीं बैठता था कोई, वहीं आके नीचे ही बैठते थे। तो कितना लिख गए, बता रहे थे मुझसे हर्ष जो है, हर्ष रोहित, पता नहीं कितने 30,000 पेपर है, कितने हैं। हाँ जी, बहुत सारे, बहुत पेपर्स हैं जी। लेकिन वो बहुत अच्छे वेल अरेंज करके उसमें रखती है, उसमें ये अच्छी बात है। अच्छा, कॉर्पोरेट जो किसानी में आज आ रहा है, कॉर्पोरेट को लेके चौधरी साहब का उस टाइम क्या व्यू था? कॉर्पोरेट का तो आपने भाषण उनका भाषण उठा के पढ़ लो, जो नागपुर का है, क्या नाम, वो 59 का है, 59 का उनका भाषण पढ़ लीजिएगा। क्या खंडन किया था, क्या स्टडी थी उनकी। यानी उसमें जो प्रेजेंट आदमी थे, एक दिन तो ये भी सुना रहे थे ज्ञानी जैल सिंह भी, कि मैं था उसमें, वो कहते कि कितना बढ़िया बोले चौधरी साहब, बराबर क्लैपिंग होती थी। 1,500 2,000 आदमी, सारे इंडिया के आदमी होते हैं, डेलीगेट, चुने हुए डेलीगेट होते हैं, आम पब्लिक तो होती ही नहीं उसमें। और नेहरू जी ने प्रस्ताव मुँह कर दिया था, इन्होंने पहले से टाइम ले रखा था उसका। वोट तो 7-8 ही मिली, वोट नहीं देने किसी ने भी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। नेहरू भी डेमोक्रेट था बेसिकली, इसमें कोई दौर नहीं, ग्रेट लीडर। चौधरी साहब भी कहते थे बात में, नेहरू मेरे लीडर है, ग्रेट है, लेकिन वो गांधी की पॉलिसी से अलग है। असल में चौधरी साहब पर गांधीयन जो व्यूज थे, खेती के बारे में बोला गांधी ने, तो बहुत 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 बोला, हर चीज़ों के बारे में। उनकी किताब है छोटी सी, पता नहीं आपने कभी पढ़ी ना हो, वो है, क्या नाम, देखिए अभी याद आ जाएगा मुझे, 108 पेज की, इसने प्रज्ञान ने मुझे ला के दे दी जेल से। वो है क्या, इंडिया करके, कुछ इंडिया करके दिए, उसमें बेसिक चीज़ें ये सारी कुछ चीज़ें हैं। सत्याग्रह का भी उसमें वो है, लेकिन ज़मीन का भी है। गांधी को वो लीडर ऑफ लीडर्स कहा करते थे, जरूर लीडर। अच्छा, ये जैसे 3 कृषि कानून आए थे, अगर चौधरी साहब होते, विपक्ष में होते, ये तय था, पर क्या कहते हैं इस चीज के लिए? सबसे पहले तो इस गवर्नमेंट में भी होते तो इस्तीफा दे देते, पहले दिन इस्तीफा दे देते जी। वो उन्होंने पार्टियों से कंप्रोमाइज किया, पर अपने थॉट से कभी किसी का कंप्रोमाइज नहीं किया। और इतनी स्ट्रांग विल थी, उनको मैंने हर शेड में देखा है, उनके पास बैठ कर फील किया है। पार्टी की हार हुई हो, जीत हुई हो जी, उनकी विल पावर कभी वीक नहीं हुई जी। मेरे ख्याल में मैं उनका प्रभारी था चुनाव का जी। कौन लास्ट चुनाव का? अच्छा, जो 84 में हुआ था, बागपत में जब लड़े थे, और ज़बरदस्ती बनाया था। लोगों में जोर पड़ रहा था, जो पहले से बहुत सीनियर लोग थे हमसे, अब्दुल रशीद थे, MLC वहाँ के बड़ौत के, और थे, वही करते आ रहे थे, और कुछ लोग करते थे। मुझसे कहा था, और मैं गया उनके पास, मैं कहा जी मैं तो MLA हुई, मैं तो काम करता ही हूँ इसमें, ये लोग बुरा मान रहे हैं। कुछ नहीं, ये बुढ़े आदमी हो रहे, चला तो जाता नहीं पर ये तुम करोगे इस काम को, डांट दिया उन्होंने। उस दिन का भी फोटो भी था, बल्कि हमारे साथ फोटो भी खिंचवाया। अच्छा। और देखिए, आप पैसों की बात कर रहे थे, मुझसे बोले 2-3 दिन हो गए थे चुनाव चलते, चुनाव भी तो 30-40 दिन चले थे जब, कहने लगे भाई पैसा वैसा कुछ है, मगर जी अभी तो है नहीं, पर हो जाएगा धीरे धीरे। तो कहने लगे तुम कल सुबह आ जाओ, तो फिर प्लेन से मुझे कहीं बाहर जाना है, और तुम जो है 6 बजे से पहले 50,000 रुपया ले जाओ। तो मुझे बुलाया, तो मैं रुपये लाया, तो 50,000 वो भी दे दिया उनके, वो भी दे दिया। वो तो जब छपरौली है, आसपास भी सब छपरौली है, बड़ौत भी छपरौली थी, जितने गाँव थे मैं उस वक्त सारे के सारे वो मर्ज हो जाते, उनकी चेतना से उनकी कॉन्शियसनेस एक ही कॉन्शियसनेस हो जाती थी। तो सब सब देते थे, सबका काम चलता था। मैं तो बताऊँ, पार्टी का खर्च भी तो चंदे से चल रहा था, मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा चंदे हमने 10, 20, 25 रुपए के लिए। ये बात में देखिए, आपको कब की बता रहा हूँ, ये आपको, ये तो पुरानी बातें, 77, ये कोई 40 साल। अच्छा, एक चुनाव की बात स्पेशली मुझे आपसे पूछनी है, जब वे मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े थे, और इकलौता चुनाव था जो वे हारे थे, उसके बारे में अगर आप बता सकें। उसके बारे में तो बहुत बता सकता हूँ मैं। बता दो जी। पहली बात तो ये है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये चीज़ें आपकी लीक हो जाती है। उनकी
नियुक्त की हुई जो कमेटी थी, पार्लियामेंट्री बोर्ड थी, उन सब ने उनको धोखा दिया ठीक है। कि बागपत छीन लो किसी भी तरह से, शॉर्ट सीट है, और उसमें वो सफल हो गए। और मैं उसका गवाह भी हूँ। मेरे घर में ही वो सज्जन ठहरे थे जिन्होंने टिकट लिया बागपत से। 71 का टिकट। कौन थे जी, कौन लड़े थे? रघुवीर शास्त्री, सोमपाल के फादर जी, ठीक है। हमारे से बहुत उनके घरेलू संबंध थे। उनका एक ऑफिस बड़ौत में था, बागपत लोकसभा का, दूसरा ऑफिस, 3 चुनाव उन्होंने लड़े, 2 चुनाव हार गए, 1 जीते। वो मेरे घर से लड़े हैं। हमारे घर में पारिवारिक संबंध उनके रहे। माता जी की पत्नी थी, वो भी सोमपाल की मदर भी थी। नीचे की तो बात नहीं कहना चाहता, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा मामला। मतलब धोखा दिया आपको। चौर साहब आप तो बड़े लीडर हो, आप तो कहीं भी जीत जाओगे। बागपत से उन्हें मुजफ्फरनगर वहाँ भेज दिया। दुर्भाग्य से वहाँ उस वक्त में वीरेंद्र वर्मा की छवि बहुत खराब हो गई थी। अच्छा। एक जैन थे, बहुत बड़ा काम है वहाँ, अभी मुझे देखे याद आ जाए, भविष्य आदिवासी है। वहाँ एक जैन का मर्डर जाटों ने कर दिया। ठीक है। और वो मर्डर विभित्स किया था। उसने अपने एक लकड़ी के संदूक में अपने अंदर डाल के बंद कर लिया। तो उसके ऊपर से भालने वाले डाल के उसको वही कुछ मार दिया था। अच्छा। उसमें उन्होंने नाम वीरेंद्र वर्मा के भाई, छोटे भाई थे, सब जानते थे मुझे पर्सनली। वर्मा जी भी छोटे भाई भी थे, को नाम में भूलने लगा आयु की वजह से। जी जी। वीरेंद्र वर्मा के भाई छोटे थे। उनका नहीं तो धर्मेंद्र तो सबसे छोटे थे, बीच वाले थे। ठीक है। उसका भी नाम मुल्जिम थे वो। ठीक है। और सारी जगह सारी जातियां जो है, वो दुर्भाग्य से गुप्ता या जैन था, मैं करवा लूँगा, मुझे नाम याद नहीं, भविष्य नहीं, कोई नहीं, नाम हाँ, तो नाम याद नहीं, जरूरी बड़ा नहीं काम है, बड़ा काम। जी जी। सारी जगह जहर फैल गया। ठीक है। और ये बहुत हल्का कैंडिडेट था विजयपाल। फिर बाद में हमारी पार्टी में ही आ गया। जी जी। हाँ। जिस सिंह के साथ रहा, मेरे घर भी आया विजयपाल। जी जी। मैं भी विजयपाल से मिला था। हमारे गांव के भी पास का बिराल गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। सीधा साधा किसान आदमी था। तो विजयपाल जी लड़े सीपीआई से चौधरी साहब के सामने। कांग्रेस लड़ी, पैसा बहुत दिया कांग्रेस ने, और वीरेंद्र वर्मा कुछ कर नहीं पाए। और अंतिम 2-3 दिनों में, मैं चुनाव के दिन भी हम लोग एक गाड़ी लेके घूमे थे। अच्छा, चौधरी साहब खुद नहीं मुजफ्फरनगर में इतना घूम रहे थे? नहीं घूमे, चौधरी साहब भी जहाँ वीरेंद्र वर्मा प्रोग्राम में गए वहाँ भी। लेकिन वीरेंद्र वर्मा की वजह से सब पांदा गड़बड़ हो गया। और कांग्रेस और सीपीआई एक साथ लड़ रही थी, सारे थे, सारे अगेंस्ट में जी, ऑल कम्युनिटीज कंबाइंड टुगेदर। और ईमानदारी की बात यह है कि मैं तो 2-3 दिन उठ नहीं पाया था, तो खाना खाया गया। बहुत ही शौक लगा, मैं कहा ये कैसे हो गया, कभी कल्पना भी नहीं की थी जी, वो हो गया जी। और चौधरी साहब का क्या वो था? बस यही तो बात है उस आदमी की, वो यही तो बता रहा हूँ मैं बात जी। उसके कुछ ही दिन बाद में वेस्टर्न यूपी के वर्कर्स का 2 दिन का या 3 दिन का सम्मेलन रखा गढ़मुक्तेश्वर में जी, जो वो है ब्रजघाट, धर्मशाला बन रही वहाँ पर जी। और वहाँ एक छोटा सा सिंचाई विभाग का वो है डाक बंगला, और वो बिल्कुल जो पुल है, पुल के इस साइड में नीचे उतर के, उसमें नीचे कई स्टेप्स नीचे उतर कर उस पर चबूतरा सा, उसके नीचे गंगा बिल्कुल मिल के बह रही है उससे, ठीक है। साफ पानी। और खाना एक धर्मशाला में ठहर के, वहाँ तो खाने का अरेंजमेंट हमारा मेरठ का लोग इसका था पार्टी का, यहाँ से खाना वाना हम सब ले गए थे जी, बीकेटी थी जब जी। तो गेहूँ और आलू की बोरी भर के कई लोगों ने दे दिया, सबका खाना बढ़िया आप सब चल रहा। और वो नहा के उसमें से आए, वो पहन रहे खद्दर के होते थे बनियान जो सिले की दर्जी के गले वाले जी, और आधी धोती बांध रहे, रात में आकर तख्त पड़ा था, तख्त पे आके बैठ गए। ठीक है। अध्यक्ष भी आए हुए थे, सब पार्टी के सब पदाधिकारी थे लखनऊ के। और 1 घंटा जो उनका प्रवचन आया और पॉलिटिक्स पर बोले, लेकिन उसकी बता रहा हूँ कि वो नई बात क्या थी उनकी।
ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस पे बोले। पूरा पुनर्जन्म होता है या नहीं होता, सारा जितना महर्षि दयानंद का दर्शन था, स्पिरिचुअलिटी में कितनी गहराई उनकी थी, कितने सच्चे वो आध्यात्मिक पुरुष थे। वो केवल पॉलिटिशियन नहीं थे, मैं यही तो कह रहा हूँ, विराट पुरुष था जी। आध्यात्म में उनको बहुत गहरा ज्ञान था, बहुत ही अच्छा बोले। मैं तो स्तब्ध रह गया, मैं कहीं तो कोई संत महात्मा आगे यहाँ से यहाँ बोल रहे, क्या बढ़िया बोले। और हार का दुख नहीं था, पर अब देखिए ये तो अंदर के मन की बात को कोई नहीं जानता, कभी एक्सप्रेस करा हो, लेकिन बात ये है कि वो ये बात मैंने जब देखी, अब उनकी ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आखिरी चुनाव में मैं गया तो वो 3 आदमी जीते थे, ठीक है। उनमें से भी 2 बाद में भाजपा में चले गए। हुक्मदेव सिंह थे, हुक्मदेव नारायण यादव जी। वैसे अब भी भाजपा में भी रहा, भाषण चौधरी साहब भी देता था, अड़िल्ले से सारी उनकी पॉलिसी बोलता था जी। बिल्कुल, यानी इतना बढ़िया भाषण एक दिन मैंने सुना उसका, ये मोदी भी सुन रहा बैठ के, चौधरी साहब पे ही बोला सारी नीति, सामने से रंग के हैं छोटे से। हुक्मदेव नारायण सिंह अभी भी जीवित है, तो मेरे ख्याल में 2-3 बार भाजपा ने उसको फिर एमपी बनाया, ठीक है। एक और था कोई शायद यहाँ के अलीगढ़ के दिखे थे, पता नहीं कहाँ के थे। तो मैं जब उनका वो, चूँकि मैं उनका चुनाव प्रभारी भी था यहाँ मुजफ्फरनगर में भी, नहीं वहाँ नहीं, अच्छा उसकी नहीं, मैं तो बात की बता रहा हूँ, लास्ट वाले में, मैं लास्ट के चुनाव की बता रहा हूँ, उनकी हिम्मत की बात बता रहा हूँ। तो मैं जब उनका सर्टिफिकेट लेके गया, जीत का यहाँ से कलेक्टर देता है ना, वो नहीं आते थे कॉन्टेक्ट में, कभी नहीं आए चौधरी साहब, कभी नहीं, ठीक है। तो कलेक्टर तो खुद कहते तो खुद ही जाके दे आते उनका, तो कलेक्टर वलेक्टर भी उनके चुनाव में तो हमारे प्रति बहुत खुले रहते थे, बहुत बेचारे सम्मान करते थे। क्योंकि मैं रहा यहाँ जी उनका चीफ इलेक्शन एजेंट भी रहा हूँ, और वो तो चुनाव का वो भी था, बल्कि दस्खत वस्खत तो फिर मैंने किसी और को मगा, जिसे और को बना दे। सब में तो घूमने भी रहा है, तो 500 गाँव थे, अब इतना बदल गया, एरिया बदल गया कोई बागपत का थोड़ा। तो मैं जब गया लेकर के, कहने के भाई तुम मुझे कैसे जिता लाए, हम भी उदास थे। इनके पहली जो गवर्नमेंट, इनकी जो 80 में चुनाव हुआ था जी, उसमें थे इनके 42 आदमी, अपोजिशन में लीडर अपोजिशन थे। जब इंदिरा आई थी, इंदिरा का मर्डर हो गया, ये तो उसके बाद का चुनाव है ना, जी जी जी, ये तो 84 जो आखिरी वाला था, चुनाव था, तो इंदिरा की डेथ के बाद हुआ था। तो मैंने देखा तो उनकी बात यही थी कि लड़ेंगे, सारा जीवन संघर्ष ही है, संघर्ष के लिए है। और ये देखिएगा कि इसने संजय ने बदतमीजी करने की कोशिश की थी, कोई जब वो पार्लियामेंट में गए चौधरी साहब के साथ, चौधरी साहब के ऐसी बदतमीजी, पैर न करना, शोर करना, कुछ अच्छा, कुछ मतलब हुटिंग टाइप की, ठीक है। तो बताते इंदिरा ने डांटा, चुप रहिएगा, कुछ नहीं होगा। वन मैन आर्मी था, मतलब ये है कि जहाँ भी हार में हो या जीत में हो, उनके व्यक्तित्व को सब लोग, उनके दुश्मन भी लोग उनको, उनसे उनकी इस बात में सराहना करते थे कि ये आदमी है अपनी जगह, एक वजन का आदमी है। कभी जीवन में ऐसा नहीं हुआ उनके सामने किसी आदमी ने कभी किसी मीटिंग में कभी ऐसी अशिष्टता की बात की हो। देख लो बहुत लोगों का हुआ, कब लोग मिलेंगे ऐसे जी। तो ये उनका प्रताप था। अच्छा, 50% आरक्षण की बात करते थे वे किसान के बेटों के लिए। बिल्कुल, आज कितनी परसेंट की कर रहा राहुल, बोला है तो हम 85%, तो आंकड़े दे हुए भाई, वो वैसी हवा में थोड़ा ही मार रहा है। वेरी गुड स्पीकर, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्होंने बदमाशी करी, इसको पप्पू कहा, योग्य है वो भी। जी जी बिल्कुल, मैं बहुत परिश्रम करके आया था, बस तो ही है बेचारा लड़का। जी जी। मुझे तो ये लग रहा है कि इसको चांस मिलेगा प्राइम मिनिस्टर का, तो ये शायद किसी और को दे देगा अपनी मांग की तरह से। ये उस लेवल पर का आदमी है जी। तो कह ही रहा था कि मेरे तो सारा परिवार प्राइम मिनिस्टर था, मेरे लिए नई बात थोड़ा ही है। खैर मैं ये कह रहा हूँ कि नेहरू जी के सामने उस वक्त किसी की हिम्मत थी क्या 59 में? ईमानदारी की बात है। मैंने नेहरू जी को बहुत बार देखा, बहुत नज़दीक से, ये मेरे 8 साल आते थे, ठीक है, भाषण उनके बहुत, चुनाव में तो आते ही थे जी। बहुत प्रभावशाली लीडर था, कहने वो कुछ भी कहो। हम लोग इनसे क्या उत्तर है, वो तो इनकी पैर की धूल भी नहीं है। ये लोग तो जो नेहरू को बिल्डिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जी जी। बहुत, मैं तुलना नहीं कर रहा, सब अपनी जगह महान लीडर थे, वो टॉलेस्ट ऑफ टॉल, बहुत बड़ा लीडर था जी। तो उनके सामने उन्होंने 1 घंटा जो है जी। और वो सारी वर्ल्ड के ऐसे आंकड़े दिए कि सब जगह यील्ड घट गया, जहाँ भी कोऑपरेटिव फार्मिंग हुआ। अब कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट की खेती की, क्या कॉर्पोरेट को खुद दिलाने की बात,
वो तो अच्छा वो 50%, अब कितने परसेंट बनेगा? इस बात को कहा नहीं उन्होंने, इसका उस वक्त प्रस्ताव गिरा दिया था, इन्होंने फिर 1956 में उठाया ये जी। यहाँ भी ये सारे उस वक्त गवर्नमेंट में तो बताया नहीं कि ये पता नहीं कैसे कैसे ये बिल कैसे कैसे पास हो गया। पटवारी जब बर्खास्त किए थे, नेहरू जी तक भी दुखी हुए थे, लोग पहुंच के 17-18 हज़ार तो थे पटवारी। जी जी। पंत जी से कहा ये अंदर की बात है, चौधरी साहब ने कहा था इस्तीफा दे दो, ये मेरा डिसीजन है, इनको वापस नहीं लूँगा। इन्हें लूट के धर दिया, अच्छा। बर्बाद कर दिया किसान पटवारियों ने। मैं तो देखा पटवारी तो गांव में दरोगा से भी ज़्यादा रौब था। जो लिख दिया वही फाइनल, सुप्रीम हाई कोर्ट तक फाइनल जो पटवारी ने लिख दिया। अब लेखपाल हो गया, सारा रिकॉर्ड हो गया, सब हो गया, तभी लोगों को बहुत वो हो गया। अच्छा, चौधरी साहब ने तभी सोच लिया था हाँ, कि ये तभी पटवारी वाला सिस्टम। ये लेखपाल बनाए, नए लोग आ गए जी। और उनको मौका दिया है एकाध। बस दूसरी बात में कहा फिर कहने आप पति जी मैंने आपसे पूछा था, आप नहीं करूँगा, माने नहीं थे। जी। अच्छा, एक बात और के जो आज की उनकी लेगेसी है, वे आज आप क्या सोचते हो कि घटी है या कायम है या बड़ी है? चौधरी साहब तो इंस्टीट्यूशन है, उनकी लीगेसी कभी कम नहीं होगी। चौधरी अजीत सिंह ने बहुत बढ़िया 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे, बहुत योग्य थे, बेहद निर्भीक थे। डिसीजन जब कभी लेने की बात आई, अब देखो रिजर्वेशन की बात आई जाटों की, वो अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, लेकिन अड़ गए। कल मैं इस्तीफा दे दूँगा, सरकार डामाडोल थी, तो बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने निभाई, कहीं भी किसी भी पार्टी में रहे हो तो। लेकिन बात यह है कि माउंट एवरेस्ट चोटी के सामने छोटी की तुलना तो नहीं होती। अजीत सिंह को अब तुलना करें, तुलना उस रूप में नहीं करनी चाहिए हमें, और वो है भी गलत। कोई आदमी की तुलना होती है, हर आदमी अपने आप में एक पैटर्न भगवान का अलग बनाया हुआ है। तो उनकी लीगेसी तो जहाँ ईमानदारी की बात होगी, जहाँ अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी, जहाँ जो है गरीब के प्रति दया का भाव होगा, वहाँ चौधरी चरण सिंह को लोग याद करेंगे पॉलिटिकल सर्कल्स में। अच्छा, आज किसानों की ऐसी क्या समस्या है जिस पे चौधरी साहब अगर होते तो जरूर ध्यान देते? किसान की तो समस्या एक भी हल नहीं हुई, सारी समस्या ही समस्या है जो चली आ रही है पहले, तो वो आज भी बदस्तूर है। और बड़ी चालाकी से मैं ये बता रहा हूँ, मैं खुद किसान हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दाल रोटी बड़ी मुश्किल से निकलती है जी। अब लोगों ने कुछ पक्के घर बना लिए, कुछ और हो गए, गांव में थोड़ा बहुत काम हो गया, ना कुछ गांव में काम होता, और गांव तो बर्बाद हो गए। वही एक बार 80% किसान था इस गांव में, अब 60% पे आ गया, सारे शहरों में भाग रहे हैं लोग, भाग रहे हैं। तो गांव की तो बड़ी दुर्दशा होगी। चौधरी साहब तो कोई भाषण चौधरी साहब को दिनों उठा के सुन लो, 4 शब्द आपको मिलेंगे जरूर। मैंने गौर किया, गांव, गरीब, किसान और खलिहान, ये 4 शब्द थे जी। और उनके तो महावाक्य है, देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलिहान से होकर के जाता है। और वो एक बात चीज़, जो भाषण उनके मैंने बचपन में सुने 6ठी-7वीं क्लास में जी। और उनके अंत तक जो भाषण चेंज नहीं हुआ, बेसिक आइडिया वही था। बेसिक आइडिया हिंद स्वराज पुस्तक है, वो गांधी जी की लिखी हुई 100 पेज की पुस्तक है, आपको कहीं मिल जाएगी। ऐसा लगता है बेसिक थॉट, गांधी जी भी उन्हीं थॉट्स के राउंड अबाउट, वो उन्हें गुजराती में लिखी थी और इंग्लैंड से वहाँ लौट रहे थे, साउथ अफ्रीका जी। तो तब लिखी थी, फिर वो यहाँ आ गई, वहाँ फिर वो तो हिंदी में भी, अंग्रेजी में, सब में प्रिंट होगी, बहुत भाषाओं में। गुजराती में लिखी हुई है वो। तो लीडर तो उन्होंने सही मानों में गांधी जी को माना, पटेल को माना, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के मन में उनके प्रति थोड़ा सा वो भी हो गया था, थोड़ा मतलब कुछ लगता है, ऐसा लगता है कि सद्भाव उतना नहीं रहा था उनका। अरे समाजवाद को लेके क्या विचार थे चौधरी साहब के? समाजवादी थे वे? समाजवादी विचार तो उनके, समाजवादी साम्यवादी सारे थे, लेकिन वो पहली बात तो थी समाजवादी सारी इनकी इंस्पिरेशन चाइना से थी। अब भगवान में ये विश्वास नहीं करते और नहीं करते, चौधरी साहब तो प्योर स्पिरिचुअलिस्ट थे जी। यही तो मैंने बता नहीं, उदल थे वो, देखो एमएलए का नाम, कम्युनिस्ट 6-7-8 बार एमएलए रहे। उदल हाँ, बहुत सीनियर थे मुझसे तो। मेरे ऐसे लोगों से बात करने में बड़ा मजा आता था। भारी पार्टियों से राड पीट दी चौधरी साहब ने, हम तो 5-6 आ जाते हैं यहाँ, अब मैं आ जाऊँ जीत का अकेला, अभी ये तो ये सारे चौधरी साहब आ गए आज सब जगह। अब ये जो जमींदारी एवोल्यूशन जब आया, उसके बाद से उसके बाद में
राजनीति का नक्शा ही बदल गया यूपी में। उस वक्त ये है सीबी गुप्ता उनकी वो नहीं रहेगी। अब बाद में बनारसी दास तो उनके राइट हैंड थे सीबी गुप्ता के, चौधरी साहब की मदद से मुख्यमंत्री बन के जी। रामदयाल यादव को बीच में उनका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, विरोध हो गया था, ये पास लग गए उनके, इनको साथ ले लिया। और मैं बताऊं उधर सीबी गुप्ता लड़ रहे थे, उधर बनारसी दास लड़ रहे थे, बनारसी दास को बना दिया। अच्छा, सीबी गुप्ता से ऐसी क्या ठनक थी चौधरी साहब? बहुत ठनक क्या हो, तो असल में वो तो वो जो मुरारजी ग्रुप था ना उसमें थे, और फिर बहुत सीनियर लीडर था सीबी गुप्ता जी, सीनियर लीडर था और खजांची रहे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जी। अब उसमें क्या था, वो था ना, वो जो बिहार के जो ट्रेजरर रहे, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हो गए थे, क्या नाम उसका नाम मशहूर है, जो खत्ता ने भाई जो केसरी अच्छा। केसरी प्रेसिडेंट रहे, जी, वो खजांची रहे, वो हिसाब नहीं देता किसी को भी कि तुम्हारा पैसा आ जाओ कांग्रेस में। तो उन्होंने कहा भाई जो खत्ता ने भाई जो केसरी का वही सही। तो ये असल में पैसे वाला पैसा भी सारा पार्टी को यही देते थे, सीबी गुप्ता और ये सारी कोठरी। हाँ। लेकिन ये तो जब इंदिरा गांधी ये अलग हटी इनसे, ये पुरानी कांग्रेस होगी ना कामराज वाली, तो उसमें सीबी गुप्ता चले गए, तो तभी कट गए। सीबी गुप्ता कभी चौधरी साहब को पसंद नहीं किया। एक दिन मैं किसी एक अच्छे बड़े सेंट के पास था, वो मुझे ले गए, तो थोड़ा उनको सुनाई कम देता था, अपने साथ लगे, इन्हीं के थे, वो बहुत अच्छे बड़े योगी थे। तो वो आचार्य जुगल किशोर थे, मथुरा के कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनके दोस्त थे बहुत सारे। पंडित संपूर्ण के यहाँ भी ले गए जब मुख्यमंत्री थे वो, पुरान जी उनको बाहर तक नंगे पैर छोड़ दे आए, चौधरी साहब को नहीं जो मेरे साथ। अच्छा। हाँ, तो उनके यहाँ एक आदमी आया, बोला जी मेरा ये काम है फलाने वाले, तो वो ये कह रहे थे, मैं भी उनके पास बैठ, आचार्य हम भी बैठे थे, कहने लगे भाई वो तो चौधरी चरण सिंह का डिपार्टमेंट है, वहाँ मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे सामने कह रहे थे, मैं देखो मेरा कौन पढ़ रहा था, अरे नहीं वो तो सुनते थे। कैसे सुने थे, यहाँ से आदमी जाते कि ये काम करते हैं, चले आए, कहाँ से किराया कहाँ से इतना करते हो, खम का फिर रहो, कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ किसी सेवा से, और गाली देते हमें तो जब यहाँ थे तो काम हुआ पड़ा। ऐसे अनेक बात हुई। और मेरा तो एक ऐसा काम किया उन्होंने, अब इसको कोई और लोग नहीं जानते। ठीक है। ऑरोविल का नाम सुना आपने? हाँ जी, ऑरोविल सुना है। आप कभी देखिएगा उसको, वो टाउनशिप है बिल्कुल, जिसमें करीब 2-2.5 हज़ार आदमी विदेशी हैं जी, और वो एक तरह वर्ल्ड ग्लोबल टाउन है बिल्कुल। और वो माता जी जो है श्री अरविंद का ही कॉन्सेप्ट है वो। ठीक है। तो उसकी ज़मीन थी 25 स्क्वायर किलोमीटर लैंड है वो। ठीक है। तो वो सोसाइटी है जिसकी प्रदीप नारायण चेयरमैन है, अब भी चेयरमैन है प्रदीप नारायण। तो वो सोसाइटी का प्रोजेक्ट था जी। लेकिन ऑरोविल में जो विदेशी लोग थे वो टाटा को भी जानते थे पर्सनली और भी जानते थे, बड़े रिपोर्ट आदमी थे। वो कह लेंगे सोसाइटी के कब्जे में हम नहीं रहना चाहते, हम तो अपना अलग ही ट्रस्ट बना लेंगे यहाँ जी। लेकिन जो सोसाइटी के वो थे चेयरमैन, वो भी बहुत बड़ा आदमी था, अब नहीं रहा, वो पोदार थे जी। माता जी के शिष्य, बड़े अच्छे योगी थे और सब अरबों का बिजनेस छोड़ के आए थे, बॉम्बे से आए थे। तो वो उस वक्त उसके चेयरमैन थे। तो वो मेरे से कहने लगे कि नरेंद्र सिंह सुप्रीम कोर्ट में केस आ गया 9 जजेस की बेंच में, उसमें तो हार गए थे, तो बात की बात है। ठीक है। वो तो बात की बात है। वो कहने लगे कि मोरारजी देसाई के यहाँ मीटिंग है 4 लोगों की, ऑरोविल का भाग डिसाइड होना है, ऑरोविल हमें मिलेगा सोसाइटी को। ठीक है। और सोसाइटी का मेंबर था वो, मुझसे विजय उनका नाम वो था, अभी नाम याद देगा, नाम ही भूलने लगा। अब कितने क्लोज रहे, मुझसे बहुत स्नेह करते थे बेचारे। ठीक है। तो उनको ये पता था मैं MLA हो गया और कुछ नहीं, और तो उसकी तो बात नहीं। तो उनको उस मीटिंग में 4 आदमी थे, मोरारजी देसाई होम मिनिस्टर और कानून मिनिस्टर शांति भूषण, इसके फादर, और एक जो प्रशांत भूषण के फादर, बहुत अच्छे बड़े वकील थे, उन्हीं तो इंदिरा को उन्हीं तो हराया था। और एक थे एजुकेशन मिनिस्टर बंगाल के। ठीक है। कहने लगे मेरा जो बिजनेस था, इसका लड़का बिजनेस कर रहे हैं मुरारजी का, और हमारा दोनों का कंपटीशन था बॉम्बे में, और ये मुझे पर्सनली जानते हैं मुरारजी भाई, और ये मेरे विरोध में करेगा। अच्छा, ये ऑरोविल के जो
ऑरोविल के फैसला मेरे खिलाफ जाएगा, जी जी क्योंकि जी। उसको पता है कि मैं इसका चेयरमैन हूँ और मोरारजी मोरारजी देसाई के हाथ में अच्छा था उसने ये फैसला। कहा कि और फिर उन्होंने ये भी बताया, अब पता है क्या, वो वहाँ से प्लेन से आए दिल्ली आ गए, एक आदमी भेजा कार लेके कि नरेंद्र सिंह से कह दो मैं वहीं आ जाऊँगा और मिल लूँगा, मुझे उनसे काम में बताया नहीं उस आदमी को, ठीक है और गाड़ी में आ जाऊँगा, भाई गाड़ी में तो मैं जाने का नहीं, बात है सोसाइटी की गाड़ी है, ठीक है। मैं MLA हूँ, मेरे पास तो बहुत मामला है, तो मैं तो हवाई जहाज में भी सोचूंगा फिर 1 लाख रुपए मिले हमें, अभी इतने साल हो गए रिटायर हुए, 20-30 साल हो गए, अजी कब नोट ये सारे, ये भी छोड़ो, वो तो अलग टॉपिक पर हम चले जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा, उनका देखो, उनको भाई जी बोलते थे, सर नेम था उनका भाई जी ऐसा है, चौधरी चरण सिंह जी मेरे पिताजी से भी 8-10 साल बड़े, और उनके सामने मेरी चिट्ठी पिट्ठी में सब भूल जाऊँ, मेरी बोलती भी बंद हो जाती है, आप समझते हो मेरा उन पर कुछ, मैं उनको कह के प्रभावित करूँ, कुछ नहीं है, वो क्या करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन चूंकि मेरा विश्वास है भगवान में, और ये उनकी संस्था बन रही है अच्छी, तो मैं चर्चा करने की कोशिश जरूर करूँगा चौधरी साहब से, बिल्कुल हताश हो गया। हाँ, तो उन्होंने एक आदमी है माशा आश्रम से जो बिल्कुल अपडेट था उसमें, देवदत्ता बहुत पढ़ा लिखा विद्वान आदमी था, वो मेरे साथ भेजा था उस सारे झगड़े को बताने के बारे में। ठीक है। तो मैं अचानक ही गया, उससे कहा मैंने, ये जो था उनका शेडो जो था ना, करतार सिंह, हाँ करतार सिंह, तो क्या बस कुछ पूछ रही है, मैंने करतार सिंह से कहा, मैं भाई बड़ा ज़रूरी काम है, कहने लगा चौधरी साहब तो तैयार हो रहे हैं, अभी पार्लियामेंट जा रहे हैं, तो गलत टाइम पर आए। मैंने कहा मैं क्या बताऊँ भाई, और उसके तीसरे दिन, बीच में एक ही दिन था या 2 दिन थे बस, ठीक है, चौथे दिन मीटिंग फिक्स थी, ठीक है, तो उनका तुम देख लो कह के, तो अंदर ही बुला लिया उन्होंने, कैसा है, तुम वकील हो, तुम फोन करके पूछ नहीं सकते थे मैं किस टाइम मिलूँ, मैं जानता था उनकी बात, तो बताओ क्या बात है। उनका जी ऐसा है, ये किस्सा पौंडीचेरी आश्रम से संबंधित है, कहते तेरा क्या मतलब, तू कैसे पहुंच गया। तो मैंने इतने कहा, उनका चौधरी साहब मेरी बचपन से निष्ठा है उनमें, मैं बहुत प्यार करता हूँ श्री अरविंद को, और मैं उनका दर्शन, मेरे हज़ारों किताबें हैं उनकी पढ़ी, उनका मेरा उनसे, तो समझ गया वो इतने से, क्या बात है बताइए। उनका जी मीटिंग है आप प्राइम मिनिस्टर की और आपकी 2 दिन बाद में कि हाँ। अच्छा, चौधरी साहब उस मीटिंग में होने वाले थे? हाँ, मीटिंग उनको पता था, उनको सारे पहले से कहा चले जाते, मीटिंग होनी है, तो बोले हाँ मुझे मालूम है मीटिंग है जी। तो उनका जी मैं उसी बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे साथ में एक आश्रम के आदमी भी आए, बोले मेरे पास 1 मिनट में नहीं बात करने के लिए, तो उन्होंने घंटी बजाई, तो इसी पे जहाँ प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस है, इसी 5 नंबर में तो रहते थे, साथ में वो था क्या नाम आपका, राजनारायण, दोनों कोठी मिल गई तो प्राइम मिनिस्टर का है ये, इस 5 नंबर वो प्राइम मिनिस्टर के स्थान पे थे, चौधरी साहब वहीं रहते थे। तो कहने लगे, वो घंटी बजाई, बोले वो तो बात कराओ उससे, वो कोई IAS ऑफिसर है, तो कहने लगे भाई, उससे बात की उन्होंने, कहने लगे भाई तुम इस आदमी से जाके मिल लो, उसको ब्रीफ कर दो, और वो मिनट्स बना देगा उसकी, और मिनट्स बना के मुझे दे देगा। तो बल्कि फिर मैंने कहा मेरे जाने क्या फ़ायदा, मुझे तो डिटेल्स का पता नहीं, तो मैंने करतार सिंह से कहा, उनका ये आएगा, तो कहने लगे हम वो इंटीमेट हमें करेगा जब कोई मिलने जाएगा, नीचे आदमी रहता है, बता दिया उन्हें, A ब्लॉक पे B ब्लॉक में था इनका, चले गए वो कर आया। तो 1 महीना बीत गया जी। 1 महीने बाद उनका फ़ोन आया, और उन्होंने कहा नरेंद्र सिंह मैं कैसे आपको बधाई दूँ, और वो जो है वो टर्न डाउन हो गया, वो प्रपोजल जो था वो टर्न डाउन हो गया। उनका क्या हुआ, बोला जब ये सारे बोलने लगे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई बहुत ज़रूरी है, और बड़ा उसमें बंगलिंग हो रहा है, और ये और बहुत पैसा आ रहा है, विदेशों से भी आ रहा, पैसा कोई हिसाब नहीं है, कुछ वो नहीं, शांति भूषण ने कानूनी वो कहा, चौधरी साहब ने कहा कि अब इंदिरा गांधी को हरा के गवर्नमेंट बनी, अब ये सारे NGO जो है, ये तो कई लाख NGO से इंडिया के, ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही तय करेगी अब इनका टेक ओवर करने का काम, मतलब ऐसे ढंग से उन्होंने बात कही, तो वो टर्न डाउन हो गया, वो चूँकि होम मिनिस्टर थे, तो वो फिर पास नहीं हुआ। लेकिन इंदिरा गांधी से भी उसकी खटपट थी, इमरजेंसी वो भाग गया था इंडिया से, इंग्लैंड में रहा था, ये जो हमारा चेयरमैन था, देखो नाम नहीं याद आ रहा, नवजात पोदार, नवजात था इनका नाम। तो कहने लगे भाई वो भाई इंदिरा गांधी आ गई सरकार, इंदिरा ने आते 2 ढाई, अब तक वो जो गवर्नमेंट का नॉमिनी बैठता है वो
ट्रस्ट बना दिया और वो गवर्नमेंट का बजट चले और भाजपा का उनके सारा भाजपाकरण करने की कोशिश कर रही है। बड़ा विवाद भी है लोगों जी। अच्छा चौधरी साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तब भी आप मिले होंगे उनसे? हाँ, क्यों नहीं जी। तो बात क्या हुई जब प्रधानमंत्री बन गए तो, और कैसा मतलब अलग क्या था उसमें फिर? नहीं, देखिए वो तो जानते थे सब, वो तो बात की बातों में हुई। उन्होंने कहा कि वो तो भाई उनकी गवर्नमेंट और 4-6 महीने चल जाती है। इंदिरा गांधी ने तो बुलाया था उनको चाय पर के, उन्होंने टाइम दे दिया था कि भाई मैं वहाँ से आऊँगा और बीच में पड़ता है आपका ये मकान, तो भाई अपना चाय पीऊँगी। लेकिन फिर खुद पता है तो बाद में कह रहे थे कि बैठते कहने कि भाई ये तो मैं जानता था कि जानी तो है ही, इससे भी जानी है। लोग यूँ कहेंगे कि भाई चरण सिंह ने भी कंप्रोमाइज़ कर लिया बाद में, तो नहीं गए चाय पीने। अगले दिन तो उसने वापस ले लिया समर्थन। सही ट्रू स्टोरी ये है। और कुछ बात जो उन्होंने कभी कही हो जो आपके साथ आज तक? पूछोगी तो बात पूछ लो, कितनी बात पूछ लो, बातों में से औरों की बात आ जाती है बीच में, उससे मुझे तो परेशानी होती है। सबको डिलीट कर देना अभी ये मैंने नहीं वो कोई दिक्कत नहीं। ऑरोविल की बात बता दी, लेकिन मैं बताता हूँ कि काम जब करते तो उनके काम करने का भी गजब का तरीका था। तो बता रहा हूँ कि वो सुन लिया, बहुत लंबा कुछ किस्सा उसका वो थोड़ा ही था। अगर होने बात हो तो हो जाएगी बस फिर। आपने देखा चीफ सेक्रेटरी श्रीवास्तव थे जो दिल्ली से भेजा था उन्होंने, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट आदमी था जो यूपी का बना जब 77 में हमारी सरकार बनी। श्रीवास्तव सरनेम था उसका। चपरौली का एमएलए, मैं एमएलए क्या भले मंत्रियों से भारी था उस वक्त में, चपरौली का एमएलए। और जब मेरी शपथ हुई 77 में, 403 थी उस वक्त, कॉन्स्टिट्यूंसी बदल गई, 5 मिनट तक क्लैपिंग होता रहा। मैं जान रहा था चपरौली का क्लैपिंग, ये चौधरी चरण सिंह का क्लैपिंग हो रहा है। सबको भाषण दे के आए थे बीच में, कैसा आचरण करें, एमएलए कैसे बने। तिलक हॉल में बैठ कर सारे पार्टी के लोग बुलाए, अपनी जनता पार्टी के सबको, बच्चे, ये सारे मिनिस्टर लोग बच्चों की भाई हम जैसे ही तो थे सारे के सारे। भाई मुलायम सिंह बैठा करते भाई, हम वहीं बैठे थे, वही तो बात। तो भाई हम हमारी कहा मेरे लिए पहुंच गई कि कुछ आदमी मुझे बताया मेरी नरेंद्र सिंह को एमएलए बना दो, लेकिन मैं हूँ यहाँ से, मैं कहीं के लिए हूँ। अच्छा चौधरी साहब और मुलायम सिंह जी का रिश्ता कैसा था? बहुत सारा सहारा मुलायम सिंह को जो ताकत दी है उन्होंने, वो अपने बच्चे की तरह से वसी दी है। सही बात है। तो क्या सच में वही वारिस थे चौधरी साहब की विरासत के? विरासत के वारिस तो उनकी कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। एक भी मैं थोड़ा सा अटपटा लगता है ये चीज़ें आपके कहीं रिकॉर्ड में आए। चौधरी साहब से किसकी तुलना करोगे, कहीं क्या बात करोगे। मैं अब मुलायम सिंह भी हमारे मित्र थे अच्छे, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता। और बाद में भी जब देखा चौधरी साहब थोड़ा सा कमज़ोर से भी हो गए तो बीमार होने लगे थे, अपनी जय बुलवाने लगा था उनके बीच में। प्रेसिडेंट ये थे यहाँ के अलीगढ़ के, राजेंद्र सिंह बना रखे थे, वो लीडर ऑफ ओपोजिशन थे। तो चौधरी साहब ने बल्कि एक आमद से बोले मुलायम सिंह, एक चौधरी चरण सिंह की भी राय थी, स्टेशन पर आते थे लोग, सैकड़ों लोग आते थे रिसीव करने, ट्रेन से जाते थे माल, जो माल ट्रेन है, मेल है, दिल्ली लखनऊ मेल अभी भी चलता, बहुत पुराना है। तो उसी से आते थे, उसी से जाते चौधरी साहब। तो उसमें बहुत आदमी जाते थे रिसीव करने थे, चरण सिंह जिंदाबाद जाते, उसमें मुलायम सिंह जिंदाबाद, अपने आदमी रखता था। तो ये गांव के प्रोग्राम में वहाँ भी उसके नारे बोले, भाई एक आदमी तेरा अध्यक्ष है, इसका भी तो नारे लगवा दे। तो वो टोटल जानते तो सब थे। अच्छा चौधरी साहब जानते थे? हाँ, सब जानते थे। और अजीत सिंह बहुत भोले थे, बहुत अच्छे आदमी थे। मैं तो ईमानदारी से बात बताऊँ, चौधरी साहब का तो व्यक्तित्व इतना ऊंचा था, हम तो उनके तो चरणों में बैठे, हमें और कुछ नहीं कह सकते। लेकिन चौधरी अजीत सिंह के बारे में तो घंटों बात बता सकता हूँ, जो कम लोग जानते। बहुत सरल हृदय के, किसी के प्रति शत्रुता नहीं थी। कोई कुछ भी कह गया, कोई उल्टा सीधा बुरा भी मान गया, उसको भी भूल जाते थे। बहुत इंटेलिजेंट थे, कभी शो नहीं करते थे। कोई बात अंग्रेजी में टुट्टी फुट्टी करे तो हिंदी में बात करते रहते थे, और इतनी बढ़िया अंग्रेजी बोलते थे। यानी मुझसे एक दिन देखिए, वो आईएएस ऑफिसर का नाम भूल गया, यूपी कैडर की थी वो, इनके डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो गई, उस पर चले जाते हैं ना, सेंटर में चले जाते हैं कुछ सालों को। तो वहाँ उस दिन कह रही थी कि क्या वो है, वो पुरानी बात डिकड़ी बात, वो पर्सनली मुझे जानती थी। कई बार चौधरी अजीत सिंह के बारे में हंसी मजाक भी कहती थी, ये नहीं वो नहीं, पुरानी बात नहीं, डिकड़ी बात नहीं।
तो मुझे एक दफ़े किसी काम से बुलाया था, तो जब कोठी पे थे नहीं तो ऑफिस में है, मेरे ख्याल में उस वक्त ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। तो लेडी देखा तो वही बरामद, तो तुम यहाँ कैसे आ गई? मतलब मैं यहाँ डेलीगेशन पे आ गई। ठीक है। तो कहने लगी, मैंने कहा तो है नहीं सर साहब, अभी ऑफिस में भी नहीं थे तभी, बल्कि सत्यपाल जो जिसने अजीत सिंह को हरा दिया था, सत्यपाल सिंह बागपत वाले। सत्यपाल सिंह, ये उनका पीएस था। ये इसका कैडर वहाँ का था, महाराष्ट्र का। तो उनके चौड़ साहब के दामाद और डीजीपी थे एसपी सिंह बिजनौर के, उन्होंने भेजा था इसे। एक्चुअली तो इस पर काम नहीं चला वहाँ पर, उनका वो इतने इंटेलिजेंट थे, उनके ड्राफ्टिंग अब वैसे इंटेलिजेंट था, पढ़ने में हो गया, लेकिन संस्कृत पढ़ी थी, कुछ और पढ़ी थी, साइंस का स्टूडेंट था। तो फिर बदला उन्होंने, मेरे से दफ़े कहा कि तू यहाँ देख ले, कोई तुझे यूपी में मिल जाए आदमी। मैं 5-6 IAS अफसर ले गया था, अपने सारे ले गया था यूपी के, अब जानते भी थे मुझे पर्सनली। बल मैं कहने लगा, मैं जी आप किसी को चाय को भी नहीं पूछते, आएंगे कुछ तो हंसने लगे। बड़ी अच्छी चाय पिलाई उनको, और फिर सब उनमें से एक चूज़ किया था, वो बेचारा, और वही है, बल्कि वो भी अभी भी है, आप उनको शायद जानते नहीं, वो भी तेवतिया ही है, और सर साहब के बहुत क्लोज है परिवार के। उनका नाम है, अभी है, रिटायर हो गए वो, इसमें जो एक्साइज का जो ट्रिब्यूनल होता है ना, उसके वो रहे थे। मेरठ में ही ये आदर्श नगर में ही बराबर के कमरे से आई राजलाइट में गए थे वो, तो उसको चुन लिया था। वो बीमार थे हार्ट के, ये मुझे मालूम था कि ना भाई साहब इतना काम है पीएस का, और पीएस ही सारा काम देखता है ना, रात और दिन में उसकी छुट्टी है। मुझे पता है, आपको तो पता है, मैं तो हॉस्पिटलाइज रह चुका हूँ। तो और मैंने कहा जाओ, तो कहने लगा भाई तो कहने लगा उसको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि कम से कम वो इन्फॉर्म तो करता मुझे, मैं किसी और को चूज़ करता। फिर बल्कि उसको रखा था, ये प्रभात कुमार है, बहुत अच्छा, बड़ा योग है बहुत, उसको रखा। फिर ख्याल प्रभात कुमार को काम जयंत ने भी दे दिया शायद। अच्छा। तो रिटायर हो गए, यहाँ भी चीफ सेक्रेटरी रहे, मुझे भी जानते हैं, यहाँ CDO रह गए, बहुत अच्छी तरीके से। उनके ज़माने में तो जो प्रभात कुमार को काम कर, तो सारे काम फटाफट, काम भी मेरे कम थे, लेकिन सॉरी अजीत सिंह से कहना ही नहीं पड़ा था। और वो आमतौर से MLAs के काम नहीं करते थे, पर्सनल काम नहीं करते। हाँ जी, हाँ जी। मैं जानता था कि किसी के नहीं करे, लेकिन तरकीब से उसमें जोड़ दो पब्लिक का काम और या उसका काम, तो वो काम बेहद कदर थी उनके लोगों में, अफसर में। हाँ, तो पहले वो बात में से बात निकल के वो लेडी IAS मुझे ये कह रही थी, बोले भाई तेरा लीडर तो ये तो बहुत एबल आदमी है, बोला हम क्वेश्चनर समझावते, इनका क्वेश्चन में एग्रीकल्चर के आते हैं, और उसमें भाई 500 का हाउस है, कौन क्या क्वेश्चन पूछे, सही बात है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछते हैं बाद। और वो शुरू के क्वेश्चन जो होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो एक क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लग जाता है, 1 आवर तो होता है क्वेश्चन आवर। तो उनका क्या बोला, हम 1-1 घंटा एक सवाल के बारे में ये ना पूछ रहे, उसमें सवाल का उत्तर न देना बड़ी नाकाबिलियत है मेरा मंत्री की, बता रहा हूँ आपको। अगर क्वेश्चन टल गया तो ये डिसेबिलिटी है, मिनिस्टर पे खुद आता है, इसलिए सब कुछ ना कुछ सोच के जाते, तैयार करके जवाब। बोला कि 1 घंटा एक सवाल का 2-2, 3-3 दिन उसको सवाल समझाना कि साहब उस क्वेश्चन आवर है आपका डिपार्टमेंट का, और ये आया तो उनको 5 मिनट हुए, 15 से नेक्स्ट बिल्कुल ऐसे ही करके बताते नेक्स्ट। कल हमें लगा कि ये डबशी डूबेगी, और ये कहता कि जो सवाल हमने बताए भी नहीं थे, आए भी नहीं थे, वो भी सवाल इतने अंग्रेजी में सवाल पूछा तो अंग्रेजी में जवाब, कभी कोई हिचक नहीं, ऐसा कि जैसे बहुत दिन से सारे किस काम को कर रहा हूँ, कभी शो नहीं किया, कभी शो नहीं किया। कोई बुराई भी लोग करते थे, और मैं तो बहुत, मेरे चुनाव में मुझे कहते थे कई बार, नरेंद्र सिंह तेरे पास पैसा नहीं, मुझे मालूम है। एक बार तो मेरे इलाके में एक मीटिंग कर कह भी गया कि तुम्हारा MLA यूपी में सबसे ईमानदार है, मेरी तारीफ भी कर गए, बहुत खुश हुए गाँव के लोग। अब ये तो क्या पुरानी बात होगी, चौधरी अजीत सिंह, हाँ चौधरी अजीत सिंह जी बहुत स्नेह करते थे मुझसे। मैंने कहा जी मुझे तो आप चाहिए जी। अच्छा, बाद में क्यों नहीं चुनाव लड़े फिर कोई MLA या MP का? बाद में विजिट करते रहे, मैं छोड़ के भाग गया यहाँ से। अच्छा। असल में जमीन 45 बीघे बिक गई मेरी। अच्छा। लेकिन चुनाव में नहीं बिकी, चुनाव में छपरौली के लोगों ने चुनाव खुद ही लड़ा है। शुरू में तो बताया 14,000 का, बिल्कुल, और उसके बाद का एक 35-40 हज़ार में लड़ा था, वो मैंने दे दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी इतना। तो मैं तो, मेरे पास 90-85 बीघे ज़मीन थी, और उसके बाद में लेकिन घर के जो काम काज है, बेटी की शादी, पुरानी बात, बच्चों की एजुकेशन, चुनाव में कुछ नहीं लगा।
और कुछ थोड़ा सा मैं हार्ट का भी पेशेंट, अभी भी दवाई खाता हूँ जी, गाड़ी, इसलिए एंड कर रहा था आपको। हम्म, तो मैंने उनसे कहा, मैं तो मुझे लास्ट चुनाव में बोले छठे में, बोले मगा जी 5 चुनाव हो गए, 2 चुनाव तो आपकी मर्जी से, अब मैं आपके कहने से लड़ रहा हूँ। उनका मैं हार्ट पेशेंट हूँ। बोला ऑक्सीजन का सिलेंडर एक डॉक्टर मेरी तरफ से तेरे पास गाड़ी में रहेगा, एक ऑर्डर ले। और हर बार ही पूछी तुझे पैसे की जरूरत है? मैं पार्टी से, उससे पहले जनता पार्टी से भी कभी नहीं लिया, उसके पैसे वैसे भी आवे 50-50 हज़ार रुपये कई बार आए। तो कुछ बात मैं तो लिया नहीं। उनका भाई छपरौली पे ये कलंक नहीं डलेगा अपने पार्टी का पैसा है, तो कोई पैसा किसी उसमें, छपरौली में है ही ऐसी बात, छपरौली के लोगों में। अच्छा, एक आखिरी सवाल बस ये करते हैं कि चौधरी साहब को वामपंथियों ने कई बार आरोप लगाया कि सिर्फ कुलक के नेता हैं या बड़े किसानों के, जमींदारों के नेता हैं, मगर ऐसा सच में है या क्या लगता है? बिल्कुल, ये एक आलोचना के लिए करने की जरूरत थी। और वो क्या है ना, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। पार्टी यहाँ कभी पनपी नहीं, बहुत ताकत लगाई यूपी में, कभी 4 से ज़्यादा एमएलए नहीं आए, 5 से ज़्यादा एमएलए इस पार्टी के। उसकी CPIM आए, उसका भी कभी एकाध आया, और अब ख़त्म ही हो गई, अब कोई आ ही नहीं रहा। तो इनको ये तो पर्सनली मिलते भी थे, कई MP में जानता था वो मिलते थे, और अच्छे सारे MP जो सम्मानित लोग मिलते थे, उनकी बात भी सुनते तो उनके थॉट सुन के बहुत प्रभावित भी होते थे। तो लेकिन यह है कि ये गलत है। चौधरी साहब का दलित, उनका रसोईया 16 साल तक घर में खाना दलित लड़का बना हुआ था जी। कभी किसी के यहाँ मैं बताऊँ को, हमारे हरी सिंह दलित, वो था MLA, हमारे साथ रहा MLA। यही हमारे घर में बेचारा डेयरी वेरी भैंस रखता था, कहीं पालन करता था, वही घर भर वैसा है वो उस हम जैसे, हमारी तो कभी हिम्मत नहीं हुई खाना वो खुलाने की। वो कहते चल सब मेरे यहाँ खाना खुला लो, खीर है, मेरे तो भैंस बहुत हो रही है कि चल तेरे यहाँ खाना खाएंगे, और 10-5 लोगों को बना लेता उनके साथ, आदमी तो कुछ और भी जाते। तो और रोटी यहाँ कभी भी किसी ऐसे आदमी से, किसी के यहाँ से मट्ठा मंगवा रहे हैं, वो ऐसे आदमी कि उनकी कोई एंटिटी पॉलिटिकल यहाँ नहीं थी। एक तो 2 गाड़ियाँ थी, मुजफ्फरनगर का था, वो टैक्सी चलाता था, खुद भी ड्राइवर था। पर उनका बात ये थी, पता लग गया तो भगा चला जाता, वही पहुंचा था। आप ट्रेन में सुबह पहुंच गया 4 बजे, लेकर आएंगे चौधरी साहब को, और भी गाड़ी पहुंच रही, वहाँ होड़ लगे थी मेरी गाड़ी में बैठ लो, मेरी गाड़ी में। उनको तो लोगों ने अपनी आंखों पर रखा। जी। वो तो प्यार, इतना प्यार कहाँ है लोगों में जो चौधरी साहब के प्रति था। जी, बस पुरानी बात है, नेहरू जी की टाइम बात और लोगों की रही, उनके दूसरे जो चौधरी साहब, तो भारत रत्न मिल गया, अच्छी बात है। और हमें थोड़ा सा वो भी आया, उनका जिस ढंग से मिला, और अच्छा, वो तो भारत रत्न से बहुत भारी पहले ही थे। अच्छा, जिस सरकार ने भारत रत्न दिया, क्या लगता है? देखिए, मैं जिस सरकार थी इस काबिल के चौधरी साहब को भारत रत्न दे। देखो बात सुनो, ये बात ही चौधरी साहब, अब सरकार की बात मैं नहीं कर रहा, रही भाजपा की बात या RSS की बात, मैं उनके विचारों से 200% विपरीत हूँ, हमेशा उनके खिलाफ बोला, और मेरा इस बारे में तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। लेकिन मैं एक्टिव नहीं, पॉलिटिक्स में कहीं जाता नहीं, कुछ बात नहीं। जयंत से हमें बहुत उसका सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, वो वहाँ चला गया, वहाँ भी हम उसके साथ हैं। हम तो राजनीतिक दृष्टि से जयंत के साथ हैं, और उसने परिस्थितियों को देख करके, जो भी राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, अब उनकी व्याख्या करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो उसने ठीक सो, फिर कोई उसने पार्टी ज्वाइन थोड़ा ही की है, फिर उसके फादर ने कभी ज्वाइन नहीं की, कांग्रेस का भी समर्थन लिया, भाजपा का भी समर्थन लिया, तो उसकी कोई बात नहीं है, अपनी भी पार्टी थी। अब उनको तुलना चौधरी साहब से करें, चौधरी साहब के तो उस टाइम में, जबकि चौधरी साहब तो एक दफ़े कह रहे थे, वो तो यहाँ तो हम सरकार बन जाती, मैंने केवल अपनी पार्टी के जो शेड्यूल्ड कास्ट MLA उनको 3-3 हज़ार रुपये दे, अगर मेरे पास 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये होते इन्हें देने के लिए, तो ये कितने MLA मेरे आ जाते? 98। भाई BBC ने एक दफ़े अनाउंस किया था कि तो विनिंग पार्टी आ रही है। लेकिन अब राजनीति कैसे की, ये तो देखो ना, क्वालिटी तो देखो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो प्राइम मिनिस्टर कितने दिन रहे, या मुख्यमंत्री के इस्तीफे तो उन्होंने दिए दोनों। भाई सेकंड टाइम उन्हें बर्खास्त कर दिया, जब चौधरी साहब ने कह दिया कि मैं बीवी गिरी को राय नहीं दूंगा, मेरे लोग नहीं देंगे राय। और जनाब गवर्नमेंट बर्खास्त कर दिया, दस्तखत कहाँ करवाए बीवी गिरी के, तो पता नहीं रशक कहाँ गया हुआ था, प्लेन से आदमी भेजा। और चौधरी साहब गए हुए थे कहीं इधर, उसमें झांसी डिवीज़न में कहीं थे, किसी गांव में।
किसी कस्बे में पता लगा, अनाउंस हुआ रेडियो पर कि गवर्नमेंट जो है डिसमिस होगी, गाड़ी छोड़ दी सरकारी में ही। सरकारी गाड़ी छोड़ के वहाँ आगे बल्कि एक गाय थी, एक सेक्रेटरी से कहा भैया तुम ले लो, बेचते तो मैं नहीं, मैं कहाँ रखूँगा। कुछ भी तो नहीं था। एक दफ़ा उनके दामाद ने गाड़ी यूज़ कर ली लखनऊ में जाने के लिए, उनको पता लग गया। कितने किलोमीटर चली, ड्राइवर से पूछा, इतने पैसे दिए, इसका पेट्रोल डलवाया, उसको बुलाया। अब नहीं रहे सब लोग, उनके नाम लेने से फायदा नहीं कि भाई ये गाड़ी मेरी नहीं है, सरकार की गाड़ी है, उसी काम आएगी। जी। तो उनकी सुचिता, उनकी ऑस्टेरिटी, उनका व्यक्तित्व, ईमानदारी की बात तो ये वो चीज़ तो राजनीति से आज तो बिल्कुल आमूल चूल नष्ट हो चुकी। जी। उस वक्त कई लोगों की बात होती थी, थे भी सब ऐसे लोग जो गांधी की फौज में लड़े हैं लोग, वो सचमुच में, और वो एक प्रकार से उसी परंपरा में थे। 10 साल जूनियर समझ लो, चौर साहब थे तो उसी परंपरा के। जी। 1902 का जन्म है उनका जी। तो सारी राजनीतिक लड़ाई तो 20वीं शताब्दी में अभी लड़ी गई। बिल्कुल। और तो जो आदमी, अब आप देखें, जो आदमी 1930 में जेल में गए नमक सत्याग्रह में, कौन आदमी जाता है। और वकालत में मेरी नंबर सीट थी, जिनकी मैं उनके बराबर की सीट में बैठता था। मुझे ये भी फक्र था, चौधरी साहब यहाँ भी वकालत की उन्होंने, उनकी सीट नंबर, वो बिल्डिंग भी ध्वस्त हो गई, 100 साल पुरानी थी। अच्छा। चौधरी यादराम के जो उनके दोस्त थे, उनकी सीट नंबर 1, चौधरी चरण सिंह की सीट नंबर 2। अच्छा। और फिर मेरी मुझे फिर नंबर 3 अलॉट हो गई। अच्छा। करने में और लोग जो कहते थे यहाँ तो चौधरी साहब बैठते, पुराने लोग थे बहुत सारे। उनका जो मुंशी था चौधरी साहब का, उसका लड़का सारे जीवन में सरकारी वकील रहा। अब वो ब्राह्मण था, शिवचंद था उसका नाम। उसके लड़के को जब हमारी सरकार आई, जो हमारा लॉ मिनिस्टर था, उसका नाम शिवचंद था। लॉ मिनिस्टर वहाँ का था, उसका क्या नाम है, ये जो राजधानी जो है वो नैनीताल का। तो दूसरा उसको हटा दिया, सरकार आई, कहने भाई किसी और को रखकर। अब वो यहाँ जो है मेरे पास भगा हुआ है, मुझे बोला भाई मेरा तो ये लड़का है, हटा दिया। उनका मैं तो अभी बोलकर छुट्टी आज संडे वनडे की मैं जा रहा हूँ, चिंता मत करो, अभी कुछ नहीं, गवर्नमेंट बन रही है। तो मैं गया से जाके शिक्षण का तू हट जाता ही उदाहरण है। हंसने लगा हूँ, मतलब मुझे क्या पता था। तो कर दिया उसको, रजिस्ट्रेट कर दिया उसको कर दिया। पहली बार यहाँ किसान को डीजीसी क्रिमिनल मैंने बनवाया, सब आदमी ऊंचे वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग के लोग। और जब मैंने नाम दिया तो जो पुराना आदमी, कुलीन आदमी था, उसके सिफारसी बनारसी दास, सीबी गुप्ता, ये आपके लॉ मिनिस्टर सेंटर के, ये सब उसके वो थे। और जो लॉ मिनिस्टर था वहाँ पर, वो भाजपा कोटे का था। भाजपा तो बाद में आई, जनता कोटे, जनसंघ कोटे का। हाँ, ओम प्रकाश बनारस के थे, कुर्मी थे, वैसे बहुत अच्छा योग आदमी था, पढ़ाता था किसी कॉलेज में, डेथ होगी बेचारे की। तो उससे वो कमेटी में थे साहब, मैं कल्याण सिंह के साथ भी कमेटी, सबके साथ कमेटी में रहा हूँ, जो बहुत दिन रहा हूँ। तो कमेटी में जो चलो रहे हैं, मैंने ये जानते थे पर्सनली लोग, और कुछ छबरौली के भी थे, ये भी तो बात थी। तो मैंने उनसे कहा, उनका भाई, उनका 1 महीना हो गया सब जगह कि वो बन गए डीजीसी क्रिमिनल, और ये हमारे यहाँ का बना ही नहीं अब तक। उनका जी क्या हो रहा हो, गड़बड़ पे नहीं गया। लोग आगे बैठे, हम तो पीछे बैठते थे, उठ के जब चले तो मैं उनको तब बहुत स्लिप दे दी लिख करके, कहने की रैली, बोला मैं देखूंगा इसको। तो और 5-7-10 दिन बीत गए। तो एक दिन आके पीछे से मेरे बराबर में बैठ गए, कहने लगा नरेंद्र सिंह, ये आदमी कैसा है जो पहले से वो थे, लेकिन नाम भूल गया उनका, श्रीश सरनेम उनके। अच्छा, ये किसने पूछा? लॉ मिनिस्टर ने। ठीक है। लॉ मिनिस्टर ने पूछा कि ये आदमी कैसा है, श्रीश बंसल, उसका फादर भी डीजीसी रहा था यहाँ, बहुत अच्छा, बड़े मालदार आदमी थे। वो ईमानदार था बहुत, मेरा भी अच्छा मित्र था, सीनियर था हमसे बहुत। तो वो कहने लगे, मैंने कहा कि बिल्कुल बहुत ईमानदार आदमी, कोई दो है नहीं, उसकी वो बेईमानी नहीं करता, नहीं तो डीजीसी क्रिमिनल को बहुत पैसा मिलता है, बहुत इतने पैसे मिलते हैं। तो और उनका सुखबीर सिंह थे, मेरे मित्र थे, नीक के रहने वाले, बल्कि वो चौधरी साहब की सीट पे बैठते, सीट नंबर 2 उनको मिली थी, सारी किताब भी उसी को दे गए थे अपने।
चौधरी साहब हाँ, अपने। जो किला अच्छा। गए थे। सब्जी बलोची को दी। हालांकि जब मैंने उनको बताया तो वो ये कहने लगे यार बड़ा रद्दी आदमी, कभी मिला भी नहीं, किताब ले गया तो कभी मिलता मुझसे, आज तो कौन आदमी, उसकी शक्ल भी भूल गया। अच्छा। मुझसे कह रहे थे बात। हाँ। मैं कहा कुछ भी हो, मैंने करा दिया उसको। बात तो बताया था, खैर कुछ नहीं, कोई बात नहीं हो तो कुछ बात नहीं। तो फिर मैंने कहा कि बात सुनो प्रकाश जी, ये मेरठ जिला है, ये सीबी गुप्ता, बनारसी दास और शांति भूषण का जिला नहीं है, ये मेरठ जिला है। तो अगले दिन पहुंचे समुद्र, आ गया सुखबीर सिंह रहे, और गवर्नमेंट गिरते ही फिर हटा दिया उसे। अच्छा। लेकिन फिर मैंने कांग्रेस में कर लिया, कांग्रेस में कई लोग हमारे लोग टूट के चले गए थे। 35 MLA चौधरी साहब के वीरेंद्र वर्मा के साथ मिनिस्ट्री लेने के लिए कांग्रेस में चले गए थे, जिस सेकंड टर्म थी BKD वाली। बहुत बुरा, बहुत खराब टाइम आया था। जी जी। बहुत तकलीफ हुई थी मुझे, कहीं तो कोई कैसे कैसे लोग थे। वीरेंद्र वर्मा अच्छा, वो बहुत ईमानदार आदमी थे, मिनिस्टर थे, गवर्नर हो गए थे पंजाब के वीरेंद्र वर्मा, शामली के। जी। अच्छे बड़े किसान नेता थे जी। हालांकि उसको भी जब नहीं दिया चौधरी साहब ने, उसको भी राज्यसभा भेजे जा अपने कोटे से। उनका दिल बहुत बड़ा था दिल। तो वो जब ये सुखबीर सिंह, हाँ फिर मैं उनमें से जो MLA रामपाल सिंह मेरे क्लास फेलो थे, दोस्त थे, बिजनौर के MLA थे, तो वो इनके पास गए पंडित, तो इनके जो थे ये वहाँ के बनारस के थे ना, वो पंडित जी थे, मुख्यमंत्री है, अभी याद आया, कमलापति त्रिपाठी के पास गए, बोले जी हमारे भाई है, ये है, उनका गाँव यहाँ बिजनौर के, बिजनौर में सुखबीर सिंह गए दोनों से, कहा भाई तो उसको करा दे, हमारी बेइज्जती होगी बहुत। बड़ी मुश्किल से तो हुआ था, आज तक नहीं रहा कोई आदि का। तो बोले करा दिया उन्होंने। तो कांग्रेस की सरकार में भी हो गया वो काम। तो हाँ, उसमें भी रहा, तो फिर तो कोई जरूरत नहीं पड़ती इन लोगों को, पैसा इतना मिलता है कि कोई भी 1 साल में 1000 तो 1 करोड़पति हो जाए जी, एक बेल में। तो लेकिन चौधरी साहब की तो वहाँ तो सच्चाई, स्वच्छता, हृदय की पवित्रता, सादगी, ये तो था। जी। और वो तो सही माने में गांधी जी के असली वारिस तो बहुत होंगे, लेकिन वो एक तरह से शुद्ध रूप से 100% गांधीयन नेता थे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमन करते हैं। आपने चौधरी साहब के बारे में इतने सवाल पूछे, उनके बारे में बहुत कुछ जानते तो मैं नहीं बता पा रहा, मैं बहुत, मुझे बड़ी प्रसन्नता है उनकी चर्चा करके। मैं समझता हूँ कि आज मैंने कोई अच्छा काम किया है, और मुझे उनका इतना प्यार मिला है कि उसको मैं बयान नहीं कर सकता। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जी।